मैं हूँ ट्विंकल मैं हूं कुणाल। और हम लोग हैं अभी बाजोट स्टूडियो में। तो बाजोट स्टूडियो में आप सभी का बहुत 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 स्वागत स्वागत है। है। बाजोट जो कि है दिल की बात जी मन जी के मन के साथ। साथ। तो आज बाजोट के पॉडकास्ट के अंदर हम लोग बहुत बहुत स्वागत करेंगे उस लड़की का जिन्होंने 13 साल की उम्र के अंदर ही पूरे राजस्थान को ही नहीं, पूरे के पूरे जयपुर और पूरे इंडिया को हिला के रख दिया था। जी हाँ, हम लोग बात करेंगे द गोल्डन गर्ल ऑफ जयपुर, जो कि है आकांक्षा शर्मा जी, जिन्होंने मिट्टी की जो खुशबू थी, जो राजस्थान की मिट्टी थी, उसकी खुशबू को बॉलीवुड तक लेकर के गए। और उनके बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग्स जो आप लोगों ने सुने होंगे, तेरे संग 11 जो कि एक रुस्तम मूवी से था, जो कि अक्षय कुमार की बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। और साथ ही साथ उन्होंने काम किया जोगी, जो सॉन्ग है, जो बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग है, जो आप सबने सुना होगा। उनकी जो फेम है, और सबसे बड़ी बात बताऊं आपको कि राजस्थान का जो एक फेम सॉन्ग है जो कि है काजलियो, उसकी मेन फैन आकांक्षा शर्मा जी, द गोल्डन गर्ल ऑफ जयपुर। बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम लोग आकांक्षा शर्मा जी का। थैंक यू सो मच। तो आकांक्षा जी, आपको कैसा लगा एक्चुअली बाजोट स्टूडियो? सबसे पहले तो आई लाइक टू थैंक यू, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया और आपने बहुत खूबसूरत स्टूडियो सजाया है। इट्स रियली ब्यूटीफुल और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आई थिंक राजस्थान में ये मेरा पहला पॉडकास्ट है। अच्छा, ये फर्स्ट पॉडकास्ट है यस आपका? ओके यस, आई मीन एज अ गेस्ट मैं पहली बार किसी के ओके। पॉडकास्ट में आई हूँ राजस्थान में। सो एंड स्टूडियो सेटअप के साथ, सो आई एम रियली एक्साइटेड और आई एम रियली लुकिंग फॉर सम रियली नाइस कॉन्वर्जेशन आज आपके पॉडकास्ट में। बहुत ही इंटरेस्टिंग पूरा पॉडकास्ट रहने वाला है। बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारी बातें होंगी, और बहुत सारे मजे और मस्ती और मजाक, और साथ में होंगे कुछ किस्से और कहानियां। तो उसके साथ साथ हम लोग एक्चुअली आज एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज जो आकांक्षा शर्मा जी आई हैं, और उन्होंने एक्चुअली में जो वियर किया है, वो बहुत ही ज्यादा दिखाता है इस चीज को कि ये अपनी रूट्स के साथ में कितना ज्यादा जुड़े हुए हैं। देखिए, इन्होंने आज वियर किया राजस्थानी पोशाक। ये चाहते तो साड़ी, ये चाहते तो वन पीस, मतलब जो भी इनका मन होता, बिकॉज एक बॉलीवुड है ये। बॉलीवुड और राजस्थान के फोक म्यूजिक का एक कॉम्बो है, जो कि पूरा का पूरा आपको आकांक्षा शर्मा जी में देखने को मिलता होगा। बट आज यहाँ पर इस मंच के ऊपर, क्योंकि ये बाजोट हमारी जो थीम है एक्चुअली आकांक्षा जी, ये पूरी एक ट्रेडिशनल थीम है। इसमें हम लोगों ने बाजोट इसीलिए इसका नाम रखा, क्योंकि ये दिल की बातें थी, जो कि हम आराम से एक होमली, एक फ्रेंडली मतलब इन्वायरमेंट देकर के और हम लोग बात कर सके गेस्ट से। बट आज आपने बिल्कुल हमारा दिल ही जीत लिया, बिकॉज आप इतनी सुंदर, ऑलरेडी आप इतनी सुंदर हैं, और आज अपनी जो जो पोशाक पहनी है, इसमें क्लियर क्लियर दिख रहा है कि आपको राजस्थान से कितना ज्यादा प्यार है। तो मतलब आपने ये जो ड्रेस पहना, एक्चुअली क्या सोच के कि मतलब आपको राजपूती पहनना था, राजस्थानी पहनना था? आई मीन वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे हमेशा से इंडियन ट्रेडिशनल कपड़े पहनना बहुत पसंद है। लाइक आई ओके। लव इट एनीवे। मुझे साड़ीज पहनना या पोशाक ऑनेस्टली मैंने ज़्यादा पहना नहीं है, लेकिन चूंकि सोशल मीडिया की वजह से आजकल आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग, क्योंकि अपने ट्रेडिशन और कल्चर से जोड़े हुए अपने आप को रखने के लिए काफ़ी सारे लोग सोशल मीडिया का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने आपको ही बहुत बार ऐसे बहुत सुंदर सुंदर पोशाक पहने हुए देखा है। यहाँ की और भी कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स है और आर्टिस्ट है, क्रिएटर्स है, जो कि बहुत सुंदर पोशाक पहनते हैं। इस बार जब मैं जयपुर आई थी तो मैंने पहले से ही सोच के रखा था दैट आई वांट टू गेट वन ऑफ पोशाक्स फॉर माई सेल्फ। मेरा बहुत मन था ये पहनने का, तो मुझे लगा कि आज बाजोट के पॉडकास्ट से ज़्यादा अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी होगी नहीं, सो आई थॉट माइट एज वेल कैरी वन। एक्चुअली माय प्लेजर। एक्चुअली आप इतने बड़े स्टार हो, और ये एक छोटा सा एक्चुअली अभी एक छोटा सा पॉडकास्ट स्टूडियो है, बट यहाँ पर भी आपका जो रेस्पेक्ट देने का तरीका, या मतलब मैं हमेशा से एक्चुअली आकांक्षा शर्मा जी की फैन थी। जब मैंने फर्स्ट टाइम जब काजलियो देखा था, तो मैंने बोला था यार ये क्या है, ये जो इसमें जो कास्ट है कितनी सुंदर है। उस टाइम मुझे ये भी नहीं पता था कि आकांक्षा शर्मा जी एक्चुअली इस गाने की जो सिंगर है, जो मेन है, वो आकांक्षा शर्मा जी है। बट उस टाइम से मैं इनकी फैन थी। और कहते हैं ना कि कभी ना कभी आपने अगर मैनिफेस्ट किया और वो कभी ना कभी आपके सामने हो जाता है, तो आज मैं सच में बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि आज आप मेरे स्टूडियो में मेरे साथ में बैठे हैं और अपन एक पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं। तो मैंने आकांक्षा शर्मा जी को एक्चुअली बहुत सारी ड्रेसेस पहनते हुए देखा है, लेकिन आज राजपूती पोशाक के अंदर, राजस्थानी पोशाक के अंदर, इनके अंदर और चार चांद लग चुके हैं। मैं तो सिर्फ तारीफ में आपको सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ। और एक बॉलीवुड जाकर के और एक मुंबई के अंदर जाकर के हर कोई मुंबईया हो जाता है एक्चुअली, है ना? लेकिन आप फिर भी इतना अपनी रूट्स के साथ में जो जुड़े हुए हो,
ये चीज देख करके मुझे मतलब मेरे को सच में, मेरे को ही नहीं, काफी सारे शायद आप लोग भी मेरे साथ में कहीं ना कहीं इस चीज को करोगे, रिलेटेड करोगे कि हाँ बॉम्बे जाकर के लोग बाग चेंज हो जाते हैं, बट जहां तक कि मैं जानती हूँ आकांक्षा शर्मा जी बिल्कुल रूट्स के साथ में जुड़े हुए हैं। हाँ, तो बातें तो होती रहेगी। चाय पकौड़ा कुछ, चाय हाँ, लोगे या कॉफी? कॉफी। एक्चुअली चाय नहीं पीते शायद आकांक्षा जी। ओके तो ओके, सबसे पहले अपन कॉफी कॉफी बनवा और देते हैं। गर्मा गर्म पकौड़े आपके लिए हमने बनवाए, तो वो अपन पहले लेते हैं। बस, तो ये पकोड़े ठंडे हो जाएंगे और कॉफी भी। तो हमने यहाँ पे कॉफी के साथ में पकोड़े का कॉम्बिनेशन भी बिल्कुल इन्हीं की तरह रखा है, बिकॉज इनको है कॉफी पसंद वैसे, और पकोड़े जो है वो राजस्थान को प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर इनमें एक्चुअली दोनों का मिक्सचर है, तो उसी अकॉर्डिंग हमने भी यहाँ पे कॉफी विद पकोड़ा रखा है। ठीक है। नाइस। तो आकांक्षा जी का चमकता हुआ चेहरा देखकर कई लोगों को एक्चुअली लगता है कि इनके अंदर कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड है, या फिर बोल सकते हैं या फिर हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि आकांक्षा जी बहुत ही घमंडी है। माय गॉड। ठीक है। तो आपको क्या लगता है आकांक्षा जी, जो लोग आपके लिए ऐसी बात बोलते हैं बट उनको आप क्या कहना चाहोगे? पर मैं आप लोगों को क्लियरली बताती हूँ, मैंने आकांक्षा जी के साथ में एक्चुअली काम भी किया है और मैं काफी बार मिल भी चुकी हूँ। ये थोड़ी सी शाय नेचर की है, या थोड़ा सा बोल सकते हैं कि थोड़ी सी इंट्रोवर्ट है, जहाँ पे लोगों के साथ में जितनी एक लिमिट है वहां तक इनको बोलना पसंद है। तो उस नेचर की वजह से कहीं ना कहीं लोग इनको ये गाइड कर देते होंगे। लेकिन मैं इस बात के ऊपर आकांक्षा जी से पूछना चाहूंगी कि जो लोग आपको घमंडी और कहते हैं कि एटीट्यूड बहुत ही ज्यादा है, बात करने में डर लगता है, उन लोगों को आप क्या कहना वेल, घमंडी एक तो अपने आप में इतना खराब साउंड करता है। इट्स लाइक चाहेंगे? ओके, सो फॉर दैट मैटर मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि हो सकता है कि लोगों को लगे कि मैं घमंडी हूँ या मेरे अंदर बहुत एटीट्यूड है, क्योंकि एक तो मैं ना थोड़ी सी आलसी हूँ। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नेटवर्किंग करना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। मैं सोशली बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना मैं इनिशिएट नहीं कर पाती हूँ। सो हो सकता है कि वो भी एक रीज़न हो कि लोगों को लगे कि मैं, चूँकि अगर हम राजस्थान की बात करें तो मैं यहाँ पे बिल्कुल एक्टिव नहीं रहती हूँ, ऐसे बहुत ज़्यादा इवेंट्स में नहीं आती हूँ। बिकॉज़ मेरी अपनी चीज़ें बॉम्बे में चल रही है, प्लस फिगर आउट करने में भी समय लगता है कि आप एक्चुअली में करना क्या चाहते हो। और ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे सोशल मीडिया पे रीच आउट करते हैं, जिनको मैं कभी रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि मैं वो सारे मैसेजेस देख ही नहीं पाती। इट्स नॉट पॉसिबल कि आप एक-एक लोगों का जाके पर्सनली मैसेज देखो। और काम के टाइम पे जब लोग मुझे मिलते हैं, तो जब मैं काम कर रही होती हूँ, शूट कर रही होती हूँ, तो मेरे पेरेंट्स भी कभी-कभी, इनफैक्ट मेरी मॉम स्पेशली मुझसे बहुत चिढ़ जाती हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल अपने ज़ोन में होती हूँ, थोड़ी-सी फ़ोकस्ड रहती हूँ और मुझे उस टाइम बहुत ज़्यादा बात करना या बहुत ज़्यादा कोई मुझसे बात करे मुझे समझ नहीं आता। सो मे बी दैट्स वन ऑफ द रीज़न्स कि लोग शायद मुझे रीच आउट नहीं कर पाते, तो उनको लगता है कि अरे ये तो शायद घमंडी होगी। बट मैं एक्चुअली नहीं हो। नहीं हूँ। एंड या बट आई लाइक टू से वन थिंग कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने रियलाइज़ किया है कि मैं अपने लोग अब चूज़ करती हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों को अब एक्सेस नहीं दे रखा है। मतलब पहले तो ये होता था कि किसी से भी आप मिल रहे हो, चलो आप दोस्त बन गए, आप हैंग आउट कर रहे हो। अब वो नहीं होता। आई थिंक वी ऑल रीच अ स्टेज एंड पॉइंट इन लाइफ जब हम अपने लोग खुद चुनते हैं। सो मैं घमंडी बिल्कुल भी नहीं हूँ, एंड आई एम रियली सॉरी कि लोगों को ऐसा लगा, राजस्थान के लोगों को ऐसा लगा कि मैं घमंडी हूँ। तो बट जिन भी लोगों को लगा है ना ये चीज, ये क्लियर कर दी है आकांक्षा जी ने कि वो घमंडी नहीं है। वो सिर्फ रीच नहीं कर पाती हैं आप लोगों की बातों को। आप जब उनको बहुत सारे टैक्सेस करते होंगे या फिर डीएम करते होंगे, तो वो एक्चुअली रिप्लाई नहीं कर पाती होंगी, तो वो एक रीजन हो सकता है। बट मैं इनको पर्सनली जानती हूँ, क्योंकि हम लोगों ने एक्चुअली एक सॉन्ग भी साथ में किया है, और हम लोग वैसे भी पहले भी 2 से 3 बार हम लोग पहले भी मिल चुके हैं। तो मैं जानती हूँ कि ऐसी तो कोई बात इनके अंदर नहीं है, बट क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों के होते हैं, तो मुझे तो अपने जो भी गेस्ट होते हैं उनसे पूछने पड़ते हैं। तो आई थिंक आपको इस बात पे बुरा तो नहीं लगा होगा। नहीं, पर इनफैक्ट मेरे पास भी एक बात है लोगों से पूछने के लिए, स्पेशली राजस्थान के लोगों के लिए। मैंने भी ये चीज़ नोटिस की है कि कई बार अगर आप मुझे रीच आउट नहीं कर पाते, या फॉर एग्जांपल कोई मुझे एक शो के लिए मेरी हम्म, इंक्वायरी कर रहा है मेरे हम्म, बारे में कि आप यहाँ पे परफॉर्म करना चाहते हो, या आपके क्या चार्जेस है, आपके क्या कमर्शियल्स है। तो कई बार क्या होता है ना, अगर किसी का बजट वो नहीं है और अगर मैं उसको बहुत सॉफ्टली रिफ्यूज करूँ, तो शायद वो लोग बुरा मान जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं यहाँ की हूँ तो फिर यू you नो मुझे बस हाँ बोलना है।
तो वो एरोगेंट भी समझ लेते हैं पर आप। जो कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मैं यहाँ तक पहुँची हूँ तो ज़ाहिर-सी बात है लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है और उसमें बहुत समय लगा है। बिल्कुल। और जब मैं देखती हूँ कि राजस्थान के लोग बाहर के आर्टिस्ट को बुलाते हैं और इतना उनका स्वागत करते हैं, उनकी सारी चीज़ों का ख़्याल रखा जाता है, उनके कमर्शियल्स, उनकी एवरीथिंग दे पे-आउट जस्ट टेक केयर, भी या। ज़्यादा दिए जाते तो हैं। मुझे लगता है कि अगर आप बाहर के आर्टिस्ट को इतना तवज्जो दे सकते हैं, इतना इम्पोर्टेंस दे सकते हैं, तो फिर हम तो आपके लोग हैं ना, और हम लोग राजस्थान का कल्चर बाहर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे पंजाब इंडस्ट्री आगे आई है, हरियाणा की इंडस्ट्री इतनी ग्रो कर चुकी है, राजस्थान में इतने अच्छे-अच्छे कलाकार हैं, इतनी अच्छी मेलोडीज़ है यहाँ की, हम उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बात मैं लोगों को बोलना चाहूँगी कि कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान में हमें और यूनाइट होके इस चीज़ को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। बिल्कुल। मुझे नहीं वो पे कर सकते हैं, आपका वो बजट नहीं है, वो मुझे समझ में आता है। पर जस्ट बिकॉज़ मैंने आपको बहुत हम्बली, या फिर मेरे मैनेजमेंट टीम ने बहुत हम्बली मना किया है कि नहीं, मैं इस बजट में काम नहीं कर नहीं कर सकती सकते। हूँ। तो आप ये तो नहीं बोल सकते ना कि अरे आ तो बड़ी घमंडी छोरी है, तुम्हारी हाँ, छोरी है, तो ये तो मने लो, भाव को नहीं देवे। ये तो लो भई, ये तो घमंडी छोरी है, ये तो सब लेना है। हाँ, मतलब वो मुझे भी बुरा लगता है, क्योंकि मैंने कोई ओवरनाइट तो ये सब किया नहीं है ना, मैंने भी बहुत टाइम मेहनत करी बहुत है, और मेहनत लगी। मेरी फैमिली ने बहुत मेहनत करी है, माय पेरेंट्स हैव बीन देयर, और आप लोगों ने तो मुझे इस स्टेज पे पहुँचाया है जहाँ पे बिल्कुल, मैं वहाँ पे खड़ी होके अपनी बातें रख सकती हूँ। बिल्कुल। और मैं आपके अगर गाँव की हूँ, तब तो आपको मेरा और ख़्याल रखना चाहिए ना। बिल्कुल रखना चाहिए। तो देखो सो ये बात तो बिल्कुल सही है और मैं तो बिल्कुल एग्री भी हूँ इस बात से कि कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग बाहर की इंडस्ट्रीज के जो लोग हैं, सिंगर्स हैं, उनको हम लोग ज़्यादा यहाँ पर देते हैं। यहाँ पर बोलते हैं कि पे आप जो भी पे माँगेंगे हम आपको वो देंगे। मतलब बिल्कुल। अगर यहाँ का कोई स्टार है, यहाँ का कोई सिंगर है, वो बोल रहा है आर्टिस्ट है, वो बोल रहा है कि नहीं हमने हमारा जो बजट है वो 3 लाख रुपीज़ अपने बोलते हैं कि 3 लाख है, लेकिन वो अगले को 5 लाख देने के लिए रेडी है। बट बिल्कुल। यहाँ के जो मेन आर्टिस्ट है उसको 3 लाख भी नहीं देते और ये सच में गलत बात की है। तो अपनी इंडस्ट्री के अपने खुद के लोगों को तो आपको आगे बढ़ाना ही चाहिए। आई मीन या इट्स जस्ट दैट कि अगर हम लोग यहाँ के हैं और यहाँ के संगीत को आगे पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ के लिए मेहनत कर रहे हैं स्पेशली, तो थोड़ा सा सपोर्ट हमें यहाँ के लोगों से लोगों भी को चाहिए, क्योंकि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। देखिए, हमें बड़ा बनाने वाला कौन है? जनता ही तो है। हम खुद तो नहीं बड़े बन सकते ना। बिल्कुल, तो उनका सपोर्ट तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उनका सपोर्ट और उनका प्यार नहीं मिलेगा, तो हम ये पॉडकास्ट भी रिलीज़ कर लेंगे, मैं गाना रिलीज़ कर दूँगी। अगर कोई देखेगा ही नहीं, लोग प्यार ही नहीं देंगे, लोग सपोर्ट ही नहीं करेंगे, तो हमारा वो काम करने का कोई मतलब ही नहीं है। सो इट्स बिल्कुल। जस्ट अ लिटिल रिक्वेस्ट कि जब पंजाब की इंडस्ट्री इतनी ग्रो कर सकती है, आप यकीन नहीं मानेंगे, 15-15 साल के बच्चे जिनको पंजाबी भाषा समझ में नहीं आती, वो भी पंजाबी गानों में रील बना रहे होते हैं, वो पंजाबी गाने सुन रहे होते हैं। तो आप समझ सकते हो कि उन्होंने कितना एकजुट होके काम किया है उस लैंग्वेज को, उस भाषा के गानों को एक इस लेवल तक पहुँचाने के लिए, जो कि बिल्कुल, बड़े-बड़े इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ पंजाबी आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मेरा भी विज़न ये है कि अम, जैसे अभी एड शीरन, उनका नाम एड शीरन ही है ना? मतलब मुझे तो उनके प्रोनाउंसिएशंस भी नहीं पता आर्टिस्ट के, पर वो बहुत ओके, बड़े इंटरनेशनल सेलिब्रिटी है जो कि इंडिया आए थे, या उन्होंने बाहर कहीं परफॉर्म किया था और दिलजीत दोसांझ उनके कॉन्सर्ट में गए थे। उन्होंने पंजाबी गाना गाया था। ओह! तो मेरा भी ये सपना है कि मैं भी कभी, मुझे भी अपॉर्च्युनिटी मिले कि एक बाहर कोई बहुत इंटरनेशनल बड़ा शो शो हो के रहा है और अंदर वहाँ पे मैं ये पोशाक राजस्थानी पहन के और वो वाह! ज्वेलरीज पहन के जा रही हूँ, और मैं हमारे देश का, अपने देश का देश गाना का गा रही हूँ। और अपने देश का और और अपने खुद के राजस्थान का गाना, राजस्थान का। मतलब देश का गाना, हमारा बिल्कुल, देश तो राजस्थान है, सो राजस्थान वहाँ का है। गाना गा रही हूँ, वहाँ के वहाँ की परिवेश में, वहाँ परिवेश में की ज्वेलरी, वहाँ का कल्चर, एंड आई लव दैट टू हैपन वन डे। तो उससे उस इतना बड़ा सपना अगर मैं देख रही हूँ, तो थोड़ा सपोर्ट तो बनता है ना बनता यहाँ है, के लोगों का बिल्कुल भी। बनता है, बिल्कुल बनता है। और अगर आप लोग भी देखना चाहते हैं ना तो सपोर्ट करो फिर। अगर आप लोग भी चाहते हो ना कि आपकी वेशभूषा को, आपकी भाषा को, आज हम बहुत लड़ते हैं हमारी भाषा, लेकिन हमारी भाषा के जो लोग हैं, जो आर्टिस्ट हैं, जो उसको नेशनल तक पहुंचा रहे हैं, इंटरनेशनली लोग देख रहे हैं, वहां आप कितना सपोर्ट कर रहे हैं? वहां आपकी सपोर्ट की आई थिंक सबसे ज्यादा जरूरत रहती है। तो आपसे कभी इतनी बात नहीं हुई, लेकिन मैंने जब भी आपको देखा तो आप एक शर्मीले स्वभाव के मेरे को लगे। और पर जब आप स्टेज पे शो करते हो ना, तो आप एक रॉक स्टार की तरह लगते हो। तो आपका पहला लाइव शो जो हुआ,
तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा वो आप हमारे साथ शेयर इस कर सकते सवाल का जवाब देने से पहले मैं ये सेम क्वेश्चन आपसे भी पूछूंगी कि आप भी मुझे बहुत शर्मीले ही लगे हैं? पर अब आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहे हो तो मुझे अच्छा लग रहा है। वेल शर्मीली मैं थी शर्मीली, आई विल नॉट लाई, एंड आई थिंक इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ यू ग्रोइंग अप। जब मैं छोटी थी तो मुझे स्टेज फियर भी था, हेजिटेशन भी था, क्योंकि मैंने पहली बार लाइफ में कैमरा फेस किया था जब मैं 7 साल की थी। मैं रांची दूरदर्शन में आई थी। ओह, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी, लेकिन वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था जब मैं कैमरे के सामने आई थी। और मुझे बचपन से ही डांस करना, ऐसे स्कूल के हर एक एक्टिविटी में पार्ट लेना, पेंटिंग करना और टीवी में डांस के स्टेप्स, हुक स्टेप्स कर करके सीखना और फिर उसको ऐसे परफॉर्म करना, तो मुझे बहुत पसंद था। तो मेरे साथ मैं वैसे कभी शाय नहीं थी इन जनरल। मुझे स्टेज पे परफॉर्म करना बचपन से ही पसंद था, लेकिन गाना मेरी लाइफ में ऑल ऑफ अ सडन आया। मतलब मैं पहले डांस सीखती थी, मैंने कुछ टाइम ऐसे कथक अच्छा डांस भी सीखा आपने था। कथक भी सीखा है? आई एम नॉट अ प्रो डांसर। ओके। बहुत बचपन में जब मैं रांची रहती थी तब हम्म। मैंने कथक सीखा था, क्योंकि ओके। मुझे कुछ तो अदर देन पढ़ाई लिखाई करना ही था। एंड इनफैक्ट मैं उस चीज़ में अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि वो लोग ही होते हैं जो बच्चों को कहीं ना कहीं अपना एक पैशन पता करने में हेल्प करते हैं, अदरवाइज आपको नहीं पता होता है। बिल्कुल। मेरा पहला स्टेज परफॉर्मेंस तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर स्कूल के फंक्शंस में नहीं हमेशा ही मतलब परफॉर्म ऐसा करती थी। प्रोफेशनल पूछना प्रोफेशनल चाहते हाँ। हैं हम लोग कि प्रोफेशनली पहली बार मैंने स्टेज पे परफॉर्म किया था, शायद मैं कुछ 10-11 साल की रही होंगी। ये जो आपका जो भी आप बता रहे हो स्टेज शो था, ये हम लोग ये पूछना चाहते हैं कि जब आपको एक फेम मिल गया था, एक छोटे उस्ताद से आपको जो एक उस फेम मिला था, हम्म उसके बाद का हम लोग पूछना चाह रहे हैं। उसके बाद तो छोटे उस्ताद के तुरंत बाद मैंने, इनफैक्ट उस शो के दौरान मैंने 1-2 लाइव इवेंट्स किए थे गरबा के, जो उनमें बॉम्बे में उनमें था। कैसा था आपका एक तब क्योंकि तक वो मैं बहुत कंफर्टेबल हो गई थी ऑडियंस के ओके साथ। यस यस, तब तक तो मेरे को ऐसा लगता नहीं था कि मैं स्टेज पे गा रही सारा हूँ। डर निकल गया था मतलब। डर अभी भी लगता है, आई विल नॉट लाई, ऐसा नहीं हम्म, है कि मुझे डर नहीं लगता। आज भी जब मैं स्टेज पे जाती हूँ, शो करती हूँ, तो मेरे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि कई बार मेरे सामने 1,000 लोग होते हैं, कई बार मेरे सामने 50,000 लोग होते हैं। मैंने जब कनाडा में अपना पहला कॉन्सर्ट किया था तो देवर अबाउट 40,000 पीपल, और वो हम्म, सारे अलग अलग देश से आए थे। मेरी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, तो ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी। आज भी मुझे नर्वसनेस होती है स्टेज पे जाने से पहले, लेकिन मुझे बस अब ये पता है कि उसको कंट्रोल कैसे करना है शायद। तो वो थोड़े टाइम के बाद मुझे बस पता होता है। मे बी कुछ चीज़ें, कुछ एक्सरसाइजेज़ है जो मैं स्टेज से जाने से पहले आज भी करती हाँ हूँ। यही तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था एक्चुअली कि क्या करते हो आप रिचार्ज होने के लिए, क्या यार बूस्ट करता है सबसे आपको? ज़रूरी तो आपके जो इष्ट है, जिनको आप सबसे ज़्यादा मानते हो अपने लाइफ मतलब में। आप स्पिरिचुअल हो? आई आपको आपको देख के मुझे एक्चुअली भी नहीं लगा था कि आप इतने ज्यादा स्पिरिचुअल होगे कि ये आप बहुत लोग मुझे बोलते हैं, मैं लोगों को स्पिरिचुअल नहीं लगती, मैं लोगों को ट्रेडिशनल लगती। लोग अक्सर मुझे बोलते हैं तुम्हें घर का काम वाम आता है, जबकि मुझे खाना वाना बनाना भी आता है, मैं बना लेती हूँ। पर लोग हमेशा ऐसा मुझे बोलते हैं। आप पहली बार आपने ऐसा नहीं बोला है, ओके। सो मैं बुरा नहीं मान रही इस बात का। बट यस, तो स्टेज पे जाने से पहले दो चीजें हैं जो मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ। एक एक जो भी आपके भगवान जी है, जिनको भी आप सबसे ज्यादा मानते हो, उनको याद करना। आप किसको मानते हो ज्यादा? मतलब मेरे ना ऐसे बहुत सारे बहुत फेवरेट सारे भगवान जी मतलब हैं। वही सेम सेम। या मैं आज तक फिगर आउट नहीं कर पा रही हूँ कि मेरे वो एक बेस्ट भगवान जी कौन से हैं। मुझे लगता है कि भगवान जी तो सारे एक ही होते हैं ना। बिल्कुल। जब जब जैसी जैसी जरूरत होती है, जैसे रात को डर लग रहा है, नींद नहीं आ रही, तो हनुमान जी, हनुमान जी याद हनुमान आते हैं। चालीसा। जब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे दुश्मन आ गए हैं, अभी बहुत परेशान कर रहे हैं, लोग जीने नहीं दे रहे, तो फिर मैं ऐसे माता काली माता को याद करती हूँ कि अब आपकी जरूरत है, आप आ जाओ। सो या आई मीन जस्ट मैंने अपनी अपनी इतनी चीजें बना रखी है खुद से। बहुत बढ़िया। सो मजेदार रहा ये तो सच में। एंड सेकंड थिंग, डीप ब्रीदिंग हेल्प्स अ लॉट। अगर आप बहुत नर्वस फील कर रहे हो तो आप 5 5 7 10 बार लंबी गहरी सांस लो, और आई थिंक आपका सारा स्ट्रेस चला जाता है। और आपने पूछा मैं शर्मीली लगती हूँ ऐसे देख के। आई चूज माई पीपल। अगर मुझे आपसे बात करने का मन है तो मैं आपसे बहुत बात करूंगी। अगर मुझे आपसे बात नहीं करना, तो तो फिर मैं मैं आपके नहीं लिए करूँ। शर्मीली भी हो सकती हूँ, मैं आपके लिए एरोगेंट भी हो सकती हूँ, मैं आपके लिए घमंडी भी हो सकती हूँ। एंड सही बात। ऑनेस्टली इट डजंट मैटर, मुझे फर्क नहीं मुझे पड़ता फर्क उस नहीं बात पड़ता, से। ये बहुत अच्छी लाइन होती है ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत बढ़िया, ये यही होना चाहिए एक आर्टिस्ट के अंदर कि भाई दुनिया क्या कहती है, सच में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी पर्सनालिटी ऐसी है, मैं ऐसी हूँ।
और मैं ऐसी ही रहना चाहती हूँ, मैं किसी की वजह से खुद को बदलना नहीं क्योंकि चाहती। मैंने बहुत साल कोशिश की अपने आप को बदलने की लोगों के लिए, बहुत साल मुझे मैंने कई बार किसी की बात सुन के उसको इम्प्लीमेंट करती थी, कई बार दोस्त यार कुछ बोलते थे, कई बार घर के लोग कुछ बोलते थे, रिलेटिव्स कुछ बोलते थे। पर इवेंचुअली आई रियलाइज्ड कि जो आपसे खुश नहीं है ना, आप उसको कभी खुश नहीं कर सकते। सही बात। मतलब अगर मैं किसी के लिए अपनी जान भी दे दूँ और वो मुझसे खुश नहीं है या वो मुझसे सैटिस्फाइड नहीं है, तो मुझे पूछेगा कि अरे यार तुमने फांसी लटका के जान क्यों ली, तुम्हें तो नस काटना चाहिए था ना। तो उसका क्या कर सकते हैं उसमें यार। कोई तो ऑप्शन अभी जो नहीं है खुश तो कोई बात नहीं, जय राम जी जय की। राम जी की। हाउ स्वीट। बहुत ही प्यारा पॉडकास्ट रहेगा और बहुत मजा आने वाला है इस पॉडकास्ट के अंदर। जितने भी लोग आकांक्षी शर्मा जी के फैंस हैं या इनको अपना एज अ फैमिली समझते हैं, प्लीज कमेंट करें और अपना छोटा सा एक इमेज हमें भेजें नीचे कमेंट्स के अंदर। तो आकांक्षा जी, आपको ये जो संगीत का शौक लगा, मतलब ये म्यूजिक का एक्चुअली इंटरेस्ट होता है, क्योंकि आई थिंक आपकी फैमिली में कोई भी इस इंडस्ट्री से नहीं था और कोई भी सिंगर नहीं था। तो ये ऐसा क्या हुआ आपके अंदर कि आपको एक शौक चढ़ा कि मुझे सिंगिंग अच्छी लगती है, पसंद है? ऐसा कब से होने लगा आपके साथ? अ, अगर मैं पूरी ईमानदारी के साथ इस बात का जवाब दूँ तो मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। आई थिंक इसका पूरा का पूरा श्रेय मेरे पापा को जाता है, ओके। ऑनेस्टली, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग। हालाँकि ये क्वेश्चन मुझे अक्सर बहुत से लोग पूछते हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे मीडिया वाले और इंटरव्यूज़ और न्यूज़पेपर्स के लिए मुझसे पूछते हैं और मैं कई बार वैसे कुछ बातें बता भी देती थी जो मुझे समझ आता था। पर अब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ पापा की वज़ह से हुआ है। बिकॉज़ 6-7 साल की उम्र में आपको क्या ही पता है कि पैशन क्या होता है। बिल्कुल। तो चूँकि मैं हमेशा से स्कूल में ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हमेशा पार्ट लेती थी। तो कहीं न कहीं मेरे पेरेंट्स को लगता था कि पढ़ाई के अलावा भी मेरे अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जिसको बाहर लाना चाहिए। लाना चाहिए। सो फॉर स्टार्टर्स आई थिंक मैंने पहले पेंटिंग सीखना शुरू किया थोड़े टाइम के लिए। फिर मुझे मम्मा ने पापा ने कथक क्लासेस के लिए भेजा। फिर जब हम राजस्थान शिफ्ट हो गए, जब हम हमारे देश वापस आ गए, मतलब आप वैसे बेसिकली राजस्थान से ही मैं बिलोंग राजस्थान करते से हो? हूँ पर मम्मी पापा का जॉब बाहर था। राजस्थान में मतलब कौन से डिस्ट्रिक्ट से? सो मेरे पापा खेतड़ी के पास दशरापुर एक जगह है, वो अच्छा। उनका गांव है, और मम्मा का गांव लक्ष्मणगढ़ है, और मेरा ओके। नानी घर लोसल है। लोसल है तो मतलब यस, पूरा सीकर और कुल्लू और शेखावाटी। शेखावाटी वाला शेखावाटी। एरिया। यस, और मैं खुद सीकर रही हूँ बहुत साल। ओके। मुझे जयपुर आए हुए, मम्मा पापा को जयपुर शिफ्ट हुए हुए आई थिंक कुछ 10 साल हुए होंगे, 10 12 15 साल शायद। बट मैं हम लोग सीकर में रहते थे पहले। तो आपकी स्टडी भी सारी सीकर से ही हुई है? हाँ, यस, मोर और लेस, कुछ रांची में कुछ सीकर खुद में। सीकर में। यस। तो मतलब उसके बाद में सबसे ज्यादा सपोर्ट आपको पापा ने ही किया हाँ, होगा? मतलब पापा की वजह से ही मुझे पता चला कि मैं गाना गा सकती हूँ। मतलब आई थिंक आपने कहा कि मैं शर्मीली लगती हूँ, तो मैं बस मुझे अच्छे से याद है कि मैं सिर्फ एक बार शर्माई थी पापा के सामने, जब पापा ने मुझे बोला कि तुम गा के सुनाओ, क्योंकि पापा बचपन से मुझे भजन सुनाते थे या कुछ गाने, लता जी के गाने वो सुनाते थे, और मैं उनको सुन सुन के बस गाने की कोशिश करती थी। तो एक बार मुझे याद है पापा ने जब मुझे गाना गाने के लिए बोला, तो मैंने शर्म की वजह से बहुत बेसुरे आवाज में गाना गाया, क्योंकि मुझे वो हिम्मत नहीं आ रही थी कि मैं पापा को अपनी असली आवाज में गाना सुनाऊं। शायद मैं शर्मा रही थी या मेरे अंदर कोई हाँ। झिझक थी, वो होता है ना एक बार थोड़ा सा एक वो पर्दा बैरियर। होता है या। सो पापा ने मुझे बोला था कि ठीक है, आज के बाद तुम गाना मत गाना, तुम्हारे बस का तो है नहीं। अच्छा। तो फिर मुझे उस बात का आई थिंक थोड़ा सा बुरा लगा, काफी बुरा लगा था, इनफैक्ट हाँ। मुझे गुस्सा आया था। फिर एक दिन रात को, सीकर की बात है, ये रांची में हुआ था, ओके। और उसके बाद कट टू सीकर में ऐसा हुआ कि पापा मुझे छत पे, हम रात को खाना वाना खा के वॉक कर रहे थे, ठंड का टाइम था शायद, और पापा ने फिर मुझे उस रात गाना गाने के लिए बोला। और उस दिन मुझे लगा कि मे बी दैट्स माई ओनली चांस। अगर मैंने आज भी शर्म की वजह से अपनी असली आवाज में पापा को गाना गा के नहीं सुनाया, तो शायद पापा फिर से मुझे मना कर देंगे, या पापा को पता ही नहीं चलेगा कि मैं गाना गा सकती हूँ। तो उस रात मैंने, मुझे याद है, द सॉन्ग वाज दिखाई दिए यूं दिखाई के दिए। बेखुद किया। हाँ, एक अच्छा। पुराना गाना है, वो मैंने ओके। पापा के सामने गाया, और वो दिन है और आज का दिन है। आई थिंक अगले दिन ही पापा ने मेरे स्कूल के म्यूजिक टीचर को फोन करके बोल दिया था कि आप हारमोनियम लेके आ जाइए, मुझे मेरी बेटी को गाना सिखाना है। गुड। सो आई थिंक इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिम। यार मतलब कितना ज्यादा पेरेंट्स का कितना ज्यादा रोल रहता है ना, मतलब आपको अगर कुछ भी लाइफ के अंदर करना है तो आई थिंक आपके पेरेंट्स का बहुत रोल रहता है। अगर आपके अंदर टैलेंट है कितना भी है, लेकिन अगर उन्होंने कभी भी आपको पुश नहीं किया होता तो आप आज इतने बड़े नहीं, फेम में, इतने बड़े फ्रेम के अंदर नहीं हो।
देखिए, लोग अक्सर किस्मत की बातें करते हैं कि किस्मत नहीं था हमारा, इसलिए हम ये नहीं कर पाए। मैं किस्मत को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, वो ज़रूरी होता है। लेकिन कहीं न कहीं हमारे एफ़र्ट्स बहुत ज़रूरी होते हैं और पेरेंट्स आजकल की जनरेशन उस मामले में काफ़ी बेहतर हो चुकी बहुत है। अच्छी। लोग हमेशा बोलते हैं कि पहले का टाइम बहुत अच्छा था, विदाउट अ डाउट बहुत अच्छा था। लेकिन आजकल कुछ चीज़ें बहुत बदल गई है। आजकल पेरेंट्स भी बहुत अवेयर हो गए हैं। वो एक पुराने ज़माने की जो ओल्ड स्कूलिंग थी ना कि लड़की को यही करना है, लड़के को यही करना है, इस उम्र तक ये करना है, इस उम्र तक ये करना है, वो कहीं न कहीं वो स्कूलिंग अब जा रही है। माँ-बाप से भी वो चीज़ें जा रही हैं। अब पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं अपने बिल्कुल। बच्चों को लेके, पढ़ाई के लिए छोटे-छोटे बहुत बच्चे। थोपा नहीं जा रहा है हुँ। आजकल बच्चों को। आप सुनिए आपने सुना होगा कुछ आज से 7-8 साल पहले, अभी भी आती होंगी आई एम श्योर, बट 7-8 साल पहले बहुत ऐसे खबरें सुनने में आती थी कि इतने प्रेशर की वज़ह से किसी बच्चे ने सुसाइड कर लिया, इतने हाँ, प्रेशर की वज़ह से। आई थिंक वो चीज़ें अब थोड़ी-सी कम हो गई है। पेरेंट्स को समझ में आ गया है। पेरेंट्स भी इस बात को समझ रहे हैं, तो पेरेंट्स का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके संस्कार, आपकी संगति बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, अगर आपको बचपन से ही सारी चीज़ें सोने की या चांदी की थाली में परोस दिया जाएगा, तो वो बच्चा नहीं पैशन पता कर सकता है। बिल्कुल। उसको पता चल भी जाए तो शायद उसको उसकी कद्र नहीं होगी। तो आइड लाइक टू टेल ऑल द पेरेंट्स कि अगर आपके पास बहुत कुछ है भी, तो आप अपने बच्चे को हमेशा कम दो, एक्सपोज़र अभाव। हाँ, थोड़ा-सा आप उसको अभाव में रखो ताकि उसको चीज़ों की कद्र हो और जब तक उसको वो चीज़ें नहीं समझ आएगी, वो जागेगा नहीं अपने पैशन के प्रति काम करने के लिए। तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। नहीं, नहीं, ये बात एकदम सच है क्योंकि आजकल के जो पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चों से ये है कि बच्चा किसी न किसी फील्ड में तो निकल ही जाएगा क्योंकि आज हम लोग देख रहे हैं 13 साल के 14 साल के बच्चे एआई सीख करके मतलब 1.5 2-2 लाख रुपए महीने के कमा रहे या हैं और उसके अलावा भी अदर अदर प्लेटफॉर्म के ऊपर आज इतना ज्यादा मतलब कंपटीशन भी बोल सकते हो इसको आप और अपॉर्चुनिटीज भी बोल सकते हो इतनी अपॉर्चुनिटीज है आज पैसा कमाने की और सच बताऊं आकांक्षा जी पहले जो पैसों की कदर थी वो आज के जमाने में पैसों की कदर उतनी रही भी नहीं है पहले बच्चों को जो चीजें बहुत ही मुश्किल से मिलती थी जब हम लोग छोटे थे तो हमको पेरेंट्स को 3 बार बोलने के बाद में 4 बार बोलने के बाद में वो चीज मिलती थी आजकल के बच्चों को वो बहुत ही जल्दी मिल जाती है क्विकली दे देते हैं बट मैं तो यही कहना चाहूंगी आप सबसे भी कि थोड़ा सा बच्चे को रिझाना चाहिए थोड़ा सा बच्चे को होल्ड करना चाहिए और बोलना चाहिए कि नहीं अभी नहीं क्योंकि उससे क्या है बच्चा एक कंफर्ट जोन में चला जाएगा और बच्चे को लगेगा सब कुछ मुझे बहुत इजीली आसानी से मिल जाता है अब देखिए बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है मतलब कहीं न कहीं कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है तो पुरानी चीज़ें बच्चों को नहीं मिल पा रही है। आजकल के बच्चे आउटडोर्स गेम क्या होता है उनको पता ही नहीं है। जैसे पहले हम खो-खो खो खो खेलते थे, खेलते थे सितोलिया खेलते थे और हम्म, लॉक इन की खेलते थे। बिल्कुल बहुत सारे हमारे ऐसी चीज़ें होती थी बहुत जो सारे हम बाहर गेम्स थे जाके हाँ खेलते थे। सो वो बैलेंस बनाना आई थिंक पेरेंट्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि बच्चे को तो अभी कंप्यूटर का ज़माना है। आजकल बच्चा पैदा होते ही उसके हाथ में मोबाइल होता है, टैबलेट्स होते हैं, आईपैड्स होते हैं, मैकबुक्स होते हैं। तो बच्चे को नहीं पता है। अब वो बिल्कुल पेरेंट्स उस चीज़ को कैसे हैंडल कर रहे हैं, इसीलिए बच्चा पैदा करना तो इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल पर बच्चे को पालना, बच्चे को बड़ा करना पेरेंटिंग उससे भी करना ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल सो उसको समझना बहुत ज़रूरी है बहुत पेरेंट्स के लिए जरूरी भी। सो आई थिंक आई नो मुश्किल है मैनेज करना, लेकिन सीखना पड़ेगा धीरे-धीरे और ये ट्रांज़िशन का फ़ेज़ है। कोई भी चीज़ जब बदलाव आता है ना, तो ये चैलेंजेस आते ही आते हैं। सो आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये चीज़ें अपने आप स्मूथ हो जाएगी। बिल्कुल तो जब आकांक्षा जी आपने ये छोटा उस्ताद किया तो आपको ये अपॉर्चुनिटी मतलब क्योंकि पहली बात तो इतने बड़े शो के अंदर और आप उसमें 2007 और 2008 में आप विनर थी उस 2010 में। 2010 बट जहां तक हमें पता चलता है मतलब इन सब के थ्रू तो हमें 2007 और 8 का ही ध्यान था 2010 में आप विनर थी जी, वहां तक जाने में आपको लाइक क्योंकि उस टाइम भी कंपटीशन तो था ऑब्वियसली कंपटीशन तो बिल्कुल। होता ही है हर हर चीज में जब आप भी जाते हो तो होता है लेकिन उस टाइम आपको उस प्लेटफॉर्म के ऊपर कभी जाने के बाद लगा था या बस एक मजे मजे में आप गई थी छोटे उस्ताद करने और आपको नहीं पता था कि वो प्लेटफॉर्म आपकी लाइफ के अंदर इतना बड़ा एक चेंज कर देगा पूरी पूरी लाइफ को चेंज कर देगा आई मीन अगेन मैं मुझे पता है मैं बार-बार ये चीज़ मेंशन कर रही हूँ। हो सकता है कि मैं एक टाइम पे सीरियस नहीं थी क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, पर पापा का सपना था वो। आज भी वो ट्रॉफ़ी मैं बॉम्बे में रहती हूँ, मेरा घर है बॉम्बे में, मेरे पास मेरी सारी ट्रॉफ़ीज़ रखी है। पर छोटे उस्ताद की ट्रॉफ़ी पापा मुझे नहीं देते हैं, क्योंकि पापा कहते हैं ये मेरा है, वो ये मेरा अचीवमेंट होता है सपना था।
ये तुम्हारा नहीं था, इसके बाद का सब तुम्हारा पर ये मेरा। क्योंकि 12-13 साल की उम्र की लड़की को क्या ही पता होगा कि पैशन क्या होता है, करियर क्या होता है, फिल्म इंडस्ट्री क्या होती है। तो ये मेरे पापा का सपना था और ये उनकी वजह से हुआ, मैंने तो नहीं सोचा था। इनफैक्ट पापा को तो सपना बस ये था कि मेरी बेटी बस एक बार टीवी पे आ जाए, बस एक एपिसोड लोग उसको टीवी पे देख लें। एंड इट वाज इंटरनेशनल शो आल्सो, क्योंकि पाकिस्तान से भी कंटेस्टेंट्स थे, तो इंडिया एंड पाकिस्तान था। काफ़ी बड़े-बड़े गेस्ट आए थे उस शो पे। सो वो एक एपिसोड तक पापा का सपना था कि मैं बस आ जाऊँ, लेकिन उसके बाद मैं शो जीत गई, वो आई एम श्योर पापा के लिए भी सरप्राइज़िंग रहा होगा। लेकिन वहाँ जाने के बाद आई थिंक मेरे अंदर काफ़ी सीरियसनेस आ गई थी और मैंने भी मतलब पूरी जान लगा दी थी कि मैं डटे रहूँ शो पे। जीतना मैंने भी नहीं सोचा था, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, क्योंकि शो जीतना उस ज़माने में बहुत बड़ी बात है। वो पब्लिक वोटिंग और लोगों का सपोर्ट, उसमें मुझे राजस्थान में, सीकर में, तिलैया में, रांची में, जहाँ-जहाँ पे भी मैं रही हूँ अपने लाइफ में, मैं 2-3 जगह रही हूँ, वहाँ के लोगों ने जिस तरीके से मुझे प्यार दिया है, वो तो मतलब मैं ये पूरा जन्म भी अगर उसमें लगा दूँ तो मैं वो पे बैक नहीं कर सकती। सो आई थिंक उनकी वजह से मैं जीती। नहीं वही जनता जनार्दन वाली चीज। एब्सोल्युटली। नहीं यार, मतलब इंडिया पाकिस्तान वाली चीजें सैड, मतलब हम बच्चे थे लेकिन कहीं ना कुछ बातचीत, उस टाइम बहुत हंगामा भी बचा था, मतलब पाकिस्तान के कंटेस्टेंट्स थे तो बॉम्बे में बहुत सीन हो गया था, मतलब हर हमेशा कोई ना कोई पुलिस की गाड़ी हमारे साथ ही चलती थी, सिक्योरिटी अच्छा। वाले। ओह, ऑब्वियसली इंडिया पाकिस्तान इट इज हाँ ये तो कंट्रोवर्शियल, बहुत राइट? कंट्रोवर्सी है उस हाँ। टाइम पे स्टार प्लस और साईं बाबा टेलीफिल्म प्रोडक्शन हाउस ने बड़ा ऐसे करेज दिखाया और ये काम किया। मजा आता था, कोई ना कोई सेट पे कभी बहुत बहुत जाता था तोड़ फोड़ करने के लिए, हंगामा करने के लिए, अच्छा कई ऐसा बार भी शूट रुक जाता था हमारा। ओह, सो या ये सब तो हुआ था। हुआ था। आपने बॉलीवुड के अंदर सच बताओ कौन कौन से सॉन्ग्स आपने गाए, क्योंकि 2-3 सॉन्ग्स तो आपके बहुत ही हिट सॉन्ग्स है, ठीक है, जैसे रुस्तम मूवी का एक सॉन्ग और नेक्स्ट जो आपका जोगी है, वो तो दो ऐसे सुपर हिट सॉन्ग्स है जिन्होंने अपनी लाइफ में सबने इवन मतलब इंटरनेशनली भी सुने जाते होंगे, क्योंकि उसमें जो वॉइस है, और मैंने एक्चुअली कमेंट्स जब मैं देखती हूँ उसके नीचे कि इतनी प्यारी वॉइस, इतनी प्यारी वॉइस, तो लाइक आप ये बताओ, लोगों को पता नहीं है कि आप लोग आपको उंगलियों काजलियों की फेम ही समझते हैं कि उसी से फेम मिला है। आप बताओ कि हाँ, मैंने भाई बॉलीवुड के भी बहुत सारे सॉन्ग्स करे हैं हाँ, आई और मीन कितने सॉन्ग्स करे ये हैं। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं, और मुझे ना, मैं ऐसी हो जाती हूँ कि मैं कैसे जवाब दूँ, क्योंकि फिर मुझे ऐसा लगता है कि ओ ये गाना तो मेरा है, इसने गाना सुन रखा है पर ये मुझे नहीं जानता, मतलब फिर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, अब मुझे पूरा डिटेल बताना है। हम्म, तो इनफैक्ट राजस्थान में काफी सारे लोग हैं जो जिनको नहीं पता है कि मैं बॉलीवुड में गाने गा चुकी हूँ और मेरे गाने हिट हुए हैं। अच्छा, उनको बस ऐसा लगता है कि मैंने राजस्थान में काजलियो गाया है और लेता जाई जो जी गाया क्योंकि है और काजलियों छुरी ने आपको चांके। इतना फेम में डाल दिया। नो, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट, मैं सच में बहुत ज्यादा मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि मुझे काजलियो की वजह से और मेरे राजस्थानी और भी जो गाने हैं उनकी वजह से इतना प्यार मिला है। बट एट द सेम टाइम मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप जो हर रोमांटिक डेट पे जोगी गाना गाते हैं, सोना सोना इतना भी कैसे तू सुना, वो मैंने गाया है। गाइस प्लीज, आप प्लीज मुझे याद रखो, मेरा नाम है आकांक्षा शर्मा, मैं ऐसी दिखती हूँ और ये और गाना शक्ल तो मैंने मतलब गाया है। आप लोग शक्ल तो भूल ही नहीं सकते हो, इतनी सुंदर शक्ल है, कोई भूल इंस्टाग्राम ही पे नहीं सकता। इंस्टाग्राम पे आजकल बड़ा एक गाना ट्रेंडिंग पे चल रहा है, तेरे बिना मर्ज आधा अधूरा है, वो गाना भी मैंने गाया है, अरिजीत सिंह के साथ वो गाना मैंने गाया है, वो भी लोगों को नहीं पता। तेरे संग 11 का रिप्राइज वर्जन मैंने गाया है। और रुस्तम फिल्म का एक गाना ढल जाऊं मैं, वो भी मैंने गाया है। अंधाधुन का एक गाना है जो कि मेरा फेवरेट है, अमित त्रिवेदी सर के लिए गाया मैंने, आपसे मिलकर अच्छा लगा, वो भी मैंने गाया है। मेरे ऐसे बहुत सारे गाने हैं पर मैं सिर्फ अपने फेवरेट गाना यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। बॉलीवुड में आपने सो बहुत काम किया इसका मतलब बहुत, मतलब ऐसा नहीं मतलब कि मैंने अच्छा, बहुत, लेकिन हाँ, अच्छा आई थिंक आई काम हैव बीन, गॉड हैज बीन वेरी वेरी काइंड, टचवुड, कि अभी तक मैंने बॉलीवुड में जितने भी गाने गाए हैं वो तकरीबन उनमें से सारे गानों के लिए मुझे बहुत प्यार मिला है। बस लोगों को पता नहीं है कि वो गाने मैंने गाए हैं। तो बस मैं चाहती हूँ कि लोग अब मुझे पहचाने और मुझे जाने कि वो गाने मैंने गाए, और मुझे लोगों को ना बताना पड़े कि वो कि गाने मैं मैंने हूँ, गाए हैं। मैं हूँ आकांक्षा शर्मा। एंड इनफैक्ट अगर हम राजस्थानी गाने की बात करें ना, तो कई बार मैं इवेंट्स पे जाती हूँ
राजस्थान में तो मेरे शोज बहुत कम होते हैं। राजस्थान के लोग म्हारी छोरी बोलते हैं, पर मुझे उतना शायद बुलाते नहीं है, या बुला नहीं पाते हैं, शायद रीच आउट नहीं कर पाते। तो अब आपको पता है कि मुझे कैसे रीच आउट करना है, तो अब आप मुझे शोज के लिए भी बुला सकते हैं। बट अगर मैं राजस्थान से बाहर जाती हूँ शोज के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं असम जा रही हूँ या कैलकाटा जा रही हूँ, कई बार वहां पे जब मैं अंदर प्रोमाइसेस में वेन्यू पे जाती हूँ, तो चूड़ी चमके बज रहा होता है, या लेता जाई जो जी पे ब्राइड डांस कर रही होती है। काजली तो खैर है ही पॉपुलर। हाँ, शुभ आंगन करके मेरा एक गाना है जो कि बहुत चलता है, लडाओ कोई लाड डडाओ जी खड़िया शुभ आंगन आई है। बिल्कुल। आई थिंक वो हर एक फंक्शन में, हर एक ओकेजन में वो गाना प्ले होता है, सबके घरों में होता है। बिल्कुल होता है। चाहे शादी में हो रहा हो, चाहे किसी का घर बन रहा हो, इनॉग्रेशन हो, चाहे कहीं किसी बच्चे का बेबी शार हो, आई थिंक एवरीवेयर पीपल प्ले दैट सॉन्ग, पर उनको नहीं पता होता है कि वो गाना मैंने गाया है। और अब देख लो सो आप, आई थिंक अब लोगों को पता इतनी होना बड़ी चाहिए। शिकायत कर रहे हैं और इतने बड़े सिंगर इस प्लेटफॉर्म पर आकर इतनी बड़ी शिकायत नहीं कर नहीं, रहे हैं, अब तो भाई, तो नेक्स्ट आते हैं इंडस्ट्री की सच्चाई पर, है ना। ये थोड़ा सा आपके लिए थोड़ी सी टेंशन वाली चीज रहेगी, क्योंकि मैं इसमें हो सकता है आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछूं कि आप कहें कि यार ये क्यों पूछा मुझसे। सबसे पहली बात तो फेक प्रोमिसेस बहुत होते हैं इसमें। बहुत सारे लोग फेक प्रोमिसेस करते हैं कि काम आपसे पूरा करवा लिया, मेहनत आपसे पूरी करवा ली, आपका टैलेंट पूरा यूज में ले लिया, लेकिन उसके बाद में जो आपको, जितना आपको बोला गया है उससे कम देते हैं। तो उसके लिए आप क्या करना क्या चाहोगे? देते ही नहीं है। हाँ, या मतलब देना तो छोड़ो, मतलब वो कमिटमेंट वो नेक्स्ट है, वो नेक्स्ट है मेरा। देते ही नहीं है। लेकिन हाँ, आपसे आपसे वादा किया बड़े बड़े कि मेहनत करवाई आपसे पूरी, और लास्ट के अंदर वो सारे कमिटमेंट्स और सब कुछ झूठ। तो आपको आपको कभी ऐसा आपके साथ तो हुआ ही है, या हुआ होगा, या क्योंकि कोई भी बड़ा स्टार होता है तो आई थिंक उनके साथ में ये चीज होती होगी, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर सबको ये लगता है ना कि नहीं यार ये तो क्या है, अभी स्टार्टिंग में कुछ पता नहीं है तो कर लो यूज, अभी ले लो इनको जितना अपन को काम में लेना है, या जितने इनसे प्रोमिस करने हैं, कहाँ जाएगी कहाँ बोलेगी, ये चीज हुई है आपके साथ में? देखिए, मैं ना कोई इकलौती ऐसी इंसान तो हूँ नहीं जिसके हाँ, साथ ये हुआ है। ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं, और ये बहुत बहुत तकलीफ की बात है कि ऐसा लोगों के साथ होता है, बट यही सच्चाई है इस दुनिया की। ऐसे ही होता है, यही एक तरीका है आपको अ, अपना एक मुकाम बनाने के लिए और वहां तक पहुंचने के लिए इन चीज़ों से गुजरना ही पड़ता है। जो लोग ऐसा करते हैं उनके लिए मैं बस एक बात बोलना चाहूंगी कि समय सबका आता है, ज़रूरत बिल्कुल। सबको पड़ सकती है, किसी की भी। दिन पलटते, वक़्त बदलते बिल्कुल समय नहीं लगता। अगर आपने किसी के साथ ऐसा किया है, आप बस ये याद रखो कि समय एक जैसा कभी नहीं रहेगा। आज आपका समय है, कल उसका समय आएगा, परसों फिर आपका समय आ सकता है। तो समय समय झूठे की बात है। समय-समय की बात है, और प्रॉमिसेस झूठे आप कर लोगे, पर रहना हम सबको इसी दुनिया में है। सही बात है। एक इंडस्ट्री के लोग हैं। आज आपको मेरी ज़रूरत है, कल मुझे आपकी ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल। तो जब मेरी बारी आएगी, तो फिर मैं देख लूँगी। उस दिन आपकी बारी आई थी, तो आपने देख लिया था। ओपन चैलेंज है भाई ये। नहीं, नहीं, ये चैलेंज नहीं है। नहीं इट्स चैलेंज अ नहीं वेरी है, जनरल लाइक थिंग, जो जस्ट कि मैं सबके लिए बोल रही हूँ, बिल्कुल। बिकॉज़ इसमें चैलेंज वाली कोई बात ही नहीं है यार। ये ओपन ये तो चैलेंज दे दिया, बोले कि मेरा वक्त आएगा तो मैं देख ये लूंगी। तो मैं उन सब लोगों के लिए बोल हाँ, रही हूँ जो कि जिनके साथ सी क्या होता है ना, जब आपके साथ ऐसी चीज़ें होती है ना, तो बिल्कुल। लोग अक्सर बहुत डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, और बिल्कुल कुछ होता लोग काम ही छोड़ देते हैं। है, उनको बिल्कुल लगता है छोड़ कि यार देते मेरे साथ इतना बुरा हो गया, मैं हैं, अब मैं आगे क्यों कैसे काम करूँ, कैसे काम और मैं करूँ। अब आगे काम नहीं करना चाहती। तो मैं उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए और बिल्कुल। एनकरेज करने के लिए ये बोल रही हूँ कि समय सबका आता है। आज सही बात उनका है, कल तुम्हारा आएगा। जब तुम्हारा समय आएगा तो तुम मुँह तोड़ जवाब देना, और जवाब तुम्हें देने की ज़रूरत नहीं है बोल के। बोल के काम तुम्हारा करके नाम, दो। तुम्हारा काम अपने आप तुम्हारा जवाब बन जाएगा। सो फेयर इनफ। यस, एक्चुअली रिप्लेसमेंट का कितना ज्यादा कभी आपको दर्द हुआ है? लाइक ऐसे ही कई बार ऐसा हुआ होगा आपके साथ में, बॉलीवुड में भी हुआ होगा, क्योंकि यहाँ तो किसी की हिम्मत नहीं है इतना कुछ करने की कि आकांक्षा शर्मा जी को रिप्लेस कर दे, पॉसिबल नहीं है। लेकिन बॉलीवुड में क्या कभी ऐसा हुआ कि आपको कोई रिप्लेसमेंट का कभी दर्द हुआ, जैसे आपको किसी कोई कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ आते आते आपके हाथों से निकल गया हो जस्ट कि, या फिर आपको किसी की जगह रिप्लेस कर दिया हो, ऐसा हुआ है आपके साथ में? अ, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि जैसे आपने बोला था, इट्स रियली स्वीट ऑफ यू टू से दैट कि यहाँ पे मुझे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। पर ट्रस्ट मी, बहुत अच्छी-अच्छी सिंगर्स हैं, फीमेल सिंगर्स हैं जिनकी आवाज़ मैं सुन रही हूँ, और पर्सनली मुझे उनके गाने बहुत पसंद है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैंने 2 साल थोड़ा राजस्थान में काम नहीं किया और इतने सारे सिंगर्स बाहर निकल के आए हैं। सो आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट एंड मेनी कांग्रेचुलेशंस टू देम, क्योंकि अ, असली इंडस्ट्री यही है। बिल्कुल।
और बॉलीवुड में रिप्लेसमेंट्स की अगर आप बात करेंगे तो ऐसा बहुत बार हुआ है, ट्रस्ट मी, और मुझे इनिशियली बहुत बुरा लगता था। और वो दर्द कई मतलब बार मैं पूरी रात नहीं सो पाती थी ये सोच के कि अरे यार ये गाना मैंने गाया था और ये गाना इतना हिट हो गया, काश ये गाना मेरी आवाज में आता। मुझे बहुत तकलीफ होती थी। इस चीज को ओवरकम करने के लिए मैंने सिर्फ एक थॉट प्रोसेस अपनाया, जो कि ये था कि हर एक गाना अपनी किस्मत लिखा के लाता है और हर एक गाना अपनी आवाज खुद चुनता है। तो शायद वो गाना मेरे लिए नहीं था, वो किसी और की आवाज के लिए बना था, और वो जिसके लिए बना था वो उसको मिल गया। कंग्रेचुलेशंस टू दैट पर्सन एंड ऑल द बेस्ट टू दैट पर्सन। मैंने अपने आप को ये समझाया, उसमें मुझे बहुत वक्त लगा। इनफैक्ट एक समय ऐसा भी आया था कि मैं खुद बहुत टूट चुकी थी, मुझे लगता था कि यार कुछ भरोसा तो है नहीं, आज मैंने गाना गाया, कल गाना चेंज हो जाएगा, मुझे सही पता भी बात। नहीं है कि गाना मेरी आवाज में आएगा या नहीं आएगा, वो हम्म, तो छोड़ो, गाना पिक्चर में रहेगा या नहीं रहेगा वो भी नहीं पता होता। अच्छा। यस, यू नेवर नो आपका गाना मूवी में रहेगा या नहीं रहेगा। कई बार एंड मोमेंट में पता चलता है कि अरे यार ये गाना तो हटा दिया। लेकिन कई बार ऐसे सरप्राइजेस भी मिलते हैं, लाइक जोगी की अगर आप बात करें हम्म, तो जोगी वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द फिल्म। मुझे पहले ही बता दिया था अनुराग बेदी सर ने, जो पहले जी म्यूजिक कंपनी के हेड थे। हम्म, उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि आकांक्षा ये गाना तुम गा रही हो लेकिन ये पिक्चर में नहीं जाएगा, ये ऑडियो में सिर्फ तुम्हारी वोकल्स रहेंगी, ओके। बाकी वीडियो में, फिल्म में सिर्फ मेल वॉइस रहेगा। ओके। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं मूवी देखने क्या ही करूंगी थिएटर में जाके, मैं गई नहीं। फिर मेरे दोस्तों ने मुझे फेसबुक पे मैसेज किया, अरे तेरा गाना सुना आज हमने टीवी मूवी में। मैंने कहा कौन सी मूवी में? हाँ। वो शादी में जरूर होना पे तेरा गाना था ना जोगी। मैंने अच्छा। कहा अच्छा, वो आया है। सो यू नो, लाइफ इज वो ऑल अबाउट सरप्राइजेस ना। तो कभी ऐसा हुआ तो कभी ऐसा भी हुआ, तो मैंने कहीं ना कहीं अपना बैलेंस बना लिया, तो अब मुझे बुरा नहीं लगता, मुझे लगता है ठीक है ये गाना गया, कोई और आ जाएगा। बस स्टार्टिंग में थोड़ा सा हर्ट भी होता है, थोड़ा सा दर्द भी होता है, हाँ, क्योंकि दिल है तो but दुखता that's है। how you grow ना। आप जब बड़े होते हो तो ऐसे ऐसी छोटी छोटी चीजें आप सीखते हो, फिर आप बड़े हो जाते हो, फिर आप समझदार हो जाते तो हो। अब आप तो समझदार शायद और अब मैं बड़े थोड़ी दोनों हो गए। समझदार हो गई हूँ। गुड या गुड गुड। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगी कि आप कितने ज्यादा आपको लोगों ने मैनिपुलेट किया है काम करने के लिए। मैं बात करूंगी फिलहाल तो बाहर की दुनिया की नहीं, क्योंकि बॉलीवुड तो थोड़ी सी रीच आउट हो जाता है। मैं राजस्थान की बात करूंगी कि कितना मैनिपुलेट आप यहाँ पर हुए हो काम को लेकर। यार मैं ऐसा कोई मैनिपुलेट वैनिपुलेट तो नहीं हुई हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ, मैं परेशान जरूर हुई हूँ थोड़ा सा, क्योंकि बॉलीवुड में काफी प्रोफेशनलिज्म है, हम्म, और यहाँ पे मैं इसमें मैं खुद अपने आप को इंक्लूड करूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि राजस्थान मेरा है, ये इंडस्ट्री मेरी है, और यहाँ का हर एक आर्टिस्ट हम्म, मेरा है, हम अपने लोग हैं। तो हम्म, अगर कुछ कमी हमारे अंदर है जिसकी वजह से हम आगे ग्रो नहीं कर पा रहे, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस बात को लोगों तक पहुंचाना। प्रोफेशनलिज्म थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। वही बात है ना कि आप आराम से अपने गांव में रहते हो, खाना मिल जाता है, मम्मा बना के दे देती हैं, झाड़ू पोछा हो जाता है, सही कपड़े बात वपड़े है। धुल जाते हैं, सब अपने आप हो जाता है। तो फिर आप थोड़ा सा लाइफ में चिल मारने लग जाते हो। बॉम्बे में जितने भी लोग बाहर जाते हैं इनिशियली काम करने के लिए, काम ढूंढने के लिए, उनके पास ये फैसिलिटीज नहीं होती। तो शायद वो भूख के वजह से ना उनके अंदर वो प्रोफेशनलिज्म में भी आ जाता है, या आई वुड से संगति, कंपनी का असर। संगति बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किन लोगों के बीच में खा रहे हो, पी रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो। तो प्रोफेशनलिज्म की कमी मुझे कई बार यहाँ पे लगती है, बट अदर देन दैट ऐसा मैनिपुलेशन बोल के मुझे नहीं नहीं, लगता ऐसा कि। नहीं कि किसी ने भी आपको किया हो। यार देखो छोटी मोटी हाँ, चीजें वो तो चलती रहती चलता भी है, है। उसके बारे में जिक्र करके भी कुछ नहीं होने वाला। वो जो कुछ कुछ चीजें जो हो जाती हैं वो हो जाती है, और उनको बस फिर भूल जाना भूल ही चाहिए। जाना चाहिए। हाँ, बट बात दैट्स करते ओके। हैं पे आउट्स की, कि आपको, क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों के साथ में काम किया है, बॉलीवुड में भी आपने काम किया है, तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके क्योंकि हम तो एक्चुअली नहीं जानते ना बॉलीवुड की इंडस्ट्री कैसी है, जो काम करता है उसी को पता होता है, हम्म। तो क्या यहाँ पे पेमेंट्स वगैरह भी अटकते हैं? लाइक कुछ ऐसा होता है कि पेमेंट्स, आप ही के पेमेंट के लिए आपको लड़ाई करनी पड़ती होगी, या रुकना पड़ता होगा, या बहुत इंतजार करना पड़ता होगा उस पैसे का? हाँ, टाइम पे मिल आई जाता है मीन ऐसा कुछ? नहीं, पेमेंट्स तो अटकते हैं, ऐसा अच्छा। नहीं है कि पेमेंट्स नहीं अटकता। पर मेरे केस में मैं ये बोल सकती हूँ कि जब मैं बहुत छोटी थी और जब मुझे इन चीज़ों की समझ नहीं थी, तब शायद थोड़ा-सा मेरे साथ लोगों ने ये वाली धोखेबाज़ी करी है, हम्म,
कि मुझे नहीं बताया गया कि कमर्शियल एंगल क्या रहेगा या क्या नहीं रहेगा, बिकॉज सी मैं छोटी थी या मुझ में अगर वो समझदारी नहीं है तो बड़े लोगों में तो होती है ना। तो जब तक मुझे उस चीज़ की समझ नहीं थी तब तक मेरे साथ ये हुआ, पर जैसे ही मुझे समझ में आया मैंने अपनी वैल्यू करनी शुरू करी, अब मैं वो स्कोप ही नहीं छोड़ती लोगों में कि मेरे साथ ऐसा हो। बिल्कुल एंड आई हैव डेडिकेटेड पीपल जिनके जो मेरे साथ काम करते हैं, मेरे लिए काम करते हैं। आई मेक श्योर कि हम पहले ही सारी बातें क्लियर कर ले ताकि ये नौबत ही ना आए। बट ऐसा होता है, होता है। बॉलीवुड में भी होता है और ये बहुत कॉमन है ऐसा होना। और ये सारी चीज़ें ऐसी है ना कि इनका कोई एक पक्का तोड़ सॉल्यूशन नहीं है। आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ इन चीज़ों का हल निकालना सीखना पड़ेगा। बिल्कुल, जैसे कहते हैं कि कुछ सीखने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो ये भी पार्ट या इट्स ऑफ जस्ट अ पार्ट ऑफ पार्ट ऑफ लाइफ। या तो अभी आप कुछ दिनों से राजस्थान से थोड़ा सा कट ऑफ हो गए थे बीच में, तो क्या कारण था आपका राजस्थान से? कट लगाव ऑफ लगाव कम हो गया था या? भूल गए थे आप राजस्थान आपको की लगता देखते है हो? कि राजस्थान से मेरा लगाव कभी भी कम हो सकता है? नहीं, हमें देख कर के ही नहीं लगता, लेकिन आप बीच में कट्टे-कट्टे से थे, थोड़ा आ- एक बीच में आपने गैप दो था। दो ढाई साल का गैप दे दिया था। मैं राजस्थान से नहीं कटी थी, मैं ओवरऑल एक्चुअली मैं थोड़ा सा कम ही काम कर रही थी। आई थिंक हर एक आर्टिस्ट के या इंसान के लाइफ में एक फेज आता है जहाँ पे आप समझ नहीं पाते हो कि आप क्या करना चाह रहे हो, हुँ, क्योंकि बचपन में मम्मी पापा बता देते हैं। हुँ, मेरे केस में तो यही हुआ था बिल्कुल। कि मुझे पापा ने बताया हुँ, कि हुँ, ऐसा करना है और मुझे बहुत अच्छा भी लगा। बट एक टाइम ऐसा आता है, अगेन कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस आपके साथ हो जाते हैं जहाँ पे आप थोड़ा सा डीमोटिवेटेड फील करने लग जाते हो, आपको लगता है कि मैं सही तो कर रही हूँ ना, मतलब ठीक है ना। हुँ, या फिर कई बार एक सैचुरेशन वाला पॉइंट भी आ जाता है कि यार अभी बस हो गया ना, मैं बोर हो गई हूँ ये करके। तो मेरे अपने 3-4 रीजंस रहे थे। मतलब ऐसा नहीं था कि मैं राजस्थान से कट गई हूँ, मैं ओवरऑल अपने आप को बहुत समय दे रही थी, मैं अपने आप से बहुत बातें कर रही थी, मैं अपने आप को जानने की कोशिश कर रही थी कि मुझे क्या चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने बहुत सालों में ना अपने आप को ही मैं नहीं पहचान पाई, मतलब ये चकाचौंध और काम और ये सब के वजह से मुझे लगा कि मैं क्या चाहती हूँ लाइफ में, या मैं खुद में क्या हूँ। या मेरी मुझे लाइफ से मुझे क्या आगे, क्या एक फ्यूचर मेरा क्या है, या देखिए मटेरियलिस्टिक ग्रोथ तो होती है, पर बिल्कुल, आपकी खुद की पर्सनल ग्रोथ भी होती है, आपकी बिल्कुल। स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होती है, हुँ, आप बड़े होते हो, आप चीजें समझते हो, आप ना चीजों को लेट गो करना सीखते हो इवेंचुअली। नहीं तो आप बहुत ग्रजेस रखते हो। जैसे मुझे लगता था कि यार राजस्थान में काम करना बहुत डिफिकल्ट हो जा रहा है मेरे लिए, क्योंकि मेरे को प्रॉपर टीम नहीं मिल पा रही है, या फिर मैं जो प्रोफेशनलिज्म एक्सपेक्ट करती हूँ यहाँ पे, जैसे बॉम्बे का वर्क वर्क कल्चर है, वो कहीं ना कहीं मैच नहीं हो पा रहा। या फिर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे करना क्या है, किस तरीके के गाने लोगों को पसंद आएंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है, गाना बहुत हिट हो जाता है, और कई बार वो कई बिल्कुल बार मैं इतनी मेहनत करके गाना बनाती हूँ पर वो गाना चलता ही चलता ही नहीं नहीं, है। और फिर मेरे को लगता है कि कोई और गाना बना रहा है, वो तो वो चल रहा बढ़िया है चल गया, और वो गाने में ऐसा क्या है जो मेरे गाने में नहीं है। और डिमोटिवेट भी हो जाते हैं इससे। एग्जैक्टली exactly. तो मेरे साथ भी ऐसी बहुत सारी चीजें हुई। मेजरली इट वाज ऑल अबाउट माय पर्सनल ग्रोथ, कि मैं चाहती थी कि मैं खुद पहले, आप जब मेंटली फ्री नहीं होते ना तो मुझे लगता है कि आप काम भी अच्छे से नहीं कर पाते बिल्कुल, हो। सो मुझे अपने आप को वक्त देना था, मुझे अपने आप के साथ वापस जुड़ना था। मुझे पता था कि मैं एक बार वापस से अपने आप को समझ लूंगी और अपने आप के साथ कनेक्ट करूंगी, तभी मैं किसी और के साथ कनेक्ट कर पाऊंगी। बट फॉर्चुनेटली अब मैं जब इस बार एक इवेंट के लिए जब राजस्थान आए थे, आई थिंक रीफा जो हुआ था हुँ, जयपुर में कुछ टाइम पहले, हुँ, उसके लिए मुझे इनवाइट किया, बहुत प्यार से बहुत सम्मान से मुझे बुलाया गया, और उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये तो मेरे लोग हैं, बिल्कुल, इन पे तो मेरा हक है, इन पे तो मेरा अधिकार है, इनको तो मैं बोल सकती हूँ ये बात। बिल्कुल, तो आई डोंट नो, आप भी वहां पे थे और बिल्कुल, आपने भी शायद बिल्कुल, हाँ। स्टेज पे मैंने जो बात बोली थी वो सुना होगा, कि आज मुझे ऐसा लग रहा है कि राजस्थान के लोग भी मिलजुल के काम कर सकते हैं। वरना मुझे लगता था कि एक ग्रुप अलग बना हुआ है, एक ग्रुप, लोगों को बुरा इतनी जल्दी लग जाता है इतनी छोटी छोटी सी बात का, कि मुझे तो पता ही नहीं होता कि आधे लोग नाराज क्यों बैठे हैं। मतलब लिटरली मुझे नहीं पता कि अगर गलती से मैं, मतलब किसी का फोन मिस हो जाए, किसी को जवाब नहीं दे पाऊं, या किसी कारण से किसी को मैंने बोल दिया कि अरे 5 मिनट रुक जाओ, तो अगर लोग इतनी छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं, तो मुझे तो पता नहीं था कि लोग नाराज भी होते हैं। सो अब मुझे लग रहा है कि अब सब चीजें नॉर्मल हो गई है।
और अब आपका कमबैक हो गया वापस। कम बैक तो हाँ, मतलब वैसे ठीक है तो बोल कमबैक ही सकते था, हैं, नहीं लेकिन ये नहीं एक बिल्कुल कमबैक है बोल आपके सकते लिए। हैं, क्योंकि अब हम लोग काफी अच्छे अच्छे गाने राजस्थान में प्लान कर रहे हैं, काफी इंटरेस्टिंग चीजें प्लान कर रहे हैं। मुझे अब एक फाइनली बहुत अच्छी टीम मिल गई है राजस्थान में जिनके साथ मैं काम कर सकती हूँ। बिल्कुल, आप लोग आए हो अभी, यू बिल्कुल। गाइस आर डूइंग सच लवली फैबुलस वर्क, थैंक सो यू, अब मुझे यहाँ अकेला नहीं लगता। पहले मुझे लगता था कि मैं ही लगी पड़ी हूँ, मतलब गाने बना रही हूँ, गाने रिलीज कर रही हूँ, शूट पे भी मैं ही सब कुछ कर रही हूँ। मैं और पापा मिलके रात को लेट लेट पैकअप हो रहा है, सारी चीजें हम खुद अरेंज कर रहे हैं। ऐसा नहीं था, उस टाइम भी लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। मेरे कुछ लोग हैं जो कि काफी टैलेंटेड है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मुझे लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, पर मेजर रीजन यही था कि मैं थोड़ा सा अपने आप से जुड़ना चाहती थी, और उसके लिए मुझे थोड़ा सा ऐसे जैसे कटे कटे रहना कटे-कटे आपने रहना बोला पड़ता है, हाँ। तो शायद वो उस टाइम नीड ऑफ द आवर थी, पर नाउ आई एम बैक और आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कुछ और आपका बहुत ये अच्छा। कमबैक आई थिंक बहुत बहुत बेटर रहेगा। लेकिन अभी तो फिलहाल लेट्स सी। बेटर क्या रहेगा, अभी तो वो इमोशनली एक बहुत बड़ा ड्रामा हो रखा है इनके साथ में, ये तो उसके मैं बारे भूल में ही भी गई। बात करेंगे। या बिल्कुल। लेकिन फिलहाल बात करते हैं, एक छोटा सा गेम होता है हम यहाँ पे करते हैं, रैपिड फायर। ओके, ठीक है, उसमें आपको क्विकली 3 सेकेंड्स के मतलब विदिन छोटा सा एक फटाफट से आंसर देना होता है। उसके तो बाद कुणाल, गिफ्ट गिफ्ट हैम्पर भी मिलता है। हाँ बिल्कुल, उसके बाद ठीक गिफ्ट है, हैम्पर फिर भी मैं अच्छे से रखेंगे। खेलूंगी। अच्छे से खेलोगे। जिसमें तो कुणाल आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपको फटाफट से उनके आंसर देना है बिना कुछ सोचे। तो आपको चाय पीना पीना पसंद है या कॉफी? ब्लैक कॉफी। अच्छा, और जयपुर की कचौरी पसंद है या वड़ा पाव? बॉम्बे का वड़ा पाव, ये बड़ा कंफ्यूजन है। बड़ा पाव, वड़ा मुझे पाव, वड़ा पाव बहुत मुंबईया हो पसंद गई है। हो आप। मुझे मुंबई, समोसा पसंद है जयपुर का, अच्छा। कचौड़ी से ज्यादा। नहीं बट वड़ा पाव और उनके बीच में से बताओ आप, वड़ा पाव, वड़ा दोनों में पाव। यार देखो, ऐसे कम बैक करवा रहे हो, फिर आप ऐसे नहीं सवाल नहीं, पूछ कोई रहे हो, ऐसे कोई तो नहीं दिक्कत नहीं है, चलेगा। चॉइसेस है, चॉइसेस तो हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको स्टूडियो रिकॉर्डिंग पसंद है या लाइव जो स्टेज शो करते हो वो मुझे पसंद दोनों पसंद है। किसको ज्यादा एंजॉय करती हैं आप? अब यार ये मुश्किल है, मतलब मैं दोनों एंजॉय करती हूँ, पर हाँ जोश वोश की बात करें तो लाइव परफॉर्मेंस ऑफ है? मम्मी कोर्स के हाथ लाइव। का खाना या 5 स्टार होटल से खाना? मम्मी के हाथ का खाना एनी डे। बॉलीवुड या राजस्थानी फोक? इसमें तो हम राजस्थान वाले छोड़ फ्यूजन, देंगे। थोड़ा सा हिंदी और थोड़ा सा फोक मिला के कुछ करना। सैड सॉन्ग या पार्टी सॉन्ग? सैड सॉन्ग। अच्छा, पार्टी गर्ल हो या सुकून वाली, वो अकेलापन वाली मुझे लड़की? दोनों चीजें पसंद है लाइफ में, मतलब मैं एक चीज नहीं कर सकती, मैं बोर हो जाती हूँ। कई बार मुझे पार्टीज करना पसंद है, बाहर जाना, अच्छी जगहों पे जाना, अच्छा म्यूजिक सुनना, और कई बार मुझे बस घर पे बैठना और बिल्कुल 10-10 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलना और किसी से बात नहीं करना, मुझे वो भी पसंद है। बोथ। दोनों। या अच्छी पर्सनालिटी है भाई, ये बहुत गजब पर्सनालिटी है। कैसे ये मतलब कितनी आराम से और कितना प्यार से इन्होंने दोनों तरफ अपने सिक्के जमा दिए कि मतलब अकेलापन भी मुझे बहुत पसंद है, 10-10 दिन ये तो हमारे जैसे लोगों के लिए था। और वो जो अरे पार्टी पीपल होते हैं भाई, जिनको ग्लैमर पसंद होता है, जिनको लाइक पार्टीज करना पसंद होता है, तो दोनों पर्सनालिटीज इनके अंदर है। एंड आई होप गाइस आप सबको भी ये पॉडकास्ट देख के बहुत मजा आ रहा होगा। तो अगर आप लोगों को भी मजा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भी ना भूले। और दूसरी बात आप लोगों को बता दूं, इसी तरीके के और पॉडकास्ट देखने के लिए फटाफट से बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अच्छा, एक पर्सनल सा आपसे सवाल है, बिल्कुल ऐसा कि एकदम ऐसा नॉर्मल, कि आप खाली जब रहते हो, जैसे शोज वगैरह नहीं हो रहे हैं, खाली बैठे हो, तो आपको सबसे ज्यादा घर में रह करके क्या करना पसंद है? लाइक कई लोगों को होता है ना, कुकिंग होती है, कई लोगों को पेंटिंग होती है, बुक्स रीडिंग होता है, तो आकांक्षा शर्मा को क्या पसंद है? घर पे फ्री रहे, एकदम ठाले रहे, तो बैठ करके क्या करना पसंद है, या सोना जैसे हाँ, मतलब मुझे? मैं बोलने वाली थी कि मुझे अच्छा खाना मिल जाए, हम्म, मतलब मैं सुबह उठूँ आराम से, हाँ। और मैं सुबह उठने के बाद मेरी कुछ कुछ चीज़ें जो मुझे चाहिए होती है, तो क्या मुझे वो रूटीन है चीज़ें वैसे आपका, आकांक्षा जी? रूटीन वूटीन नहीं है मेरा, मतलब ऐसा मेरा कोई रूटीन नहीं है जिसको फॉलो करना चाहिए, बिल्कुल नहीं अच्छा। है। बट वो मेरा ही रूटीन है, वो मैं ही फॉलो कर सकती हूँ। बट आई लाइक माई थिंग्स, लाइक जैसे मैंने बॉम्बे में अपने घर में कुछ कुछ चीज़ें रखी है, जैसे मुझे सुबह उठ के लेमन ग्रास टी पसंद है, तो ओके, वो ऐसे ऐसे पौधे कटिंग से करना। काट के एंड देन उसमें तुलसी का पत्ता डाल के और थोड़ी हम्म, सी हल्दी डाल के, तो वो मैं सुबह सुबह पी लेती हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है। ओके। उसके बाद फिर मैं अपना कुछ जूस वूस पी लेती हूँ, फिर आंटी को बोल देती हूँ, अगर मम्मा साथ में नहीं है, आंटी है, तो शी विल मेक समथिंग फॉर मी, तो मैं खा लूँगी और उसके बाद मैं सो जाती हूँ। फिर मतलब मैं खाले रहना ऐसे बहुत अच्छा लगता होगा ना, मतलब फ्री हाँ, रहना। मुझे मेरे घर पे, जो कि मेरा बॉम्बे में जो मेरा घर है, मेरे को वहाँ पे अकेले टाइम स्पेंड करना और सोना, फिर उठ के
सुबह जब मैं उठती हूँ तो अपना कर्टन खोल के बाहर देखती हूँ, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। फिर दोपहर को फिर सो जाती हूँ खाना वाना खा के, अगर मैं फ्री हूँ और घर पे हूँ हाँ तो खाना वाना खा के मैं फिर सो जाती हूँ। फिर मैं उठती हूँ 3-4 बजे, जब मुझे भूख लगती है तो फिर मैं उठ जाती हूँ, फिर मैं किचन में जाती हूँ, फिर मैं कुछ देखती हूँ, फ्रिज व्रिज खोलती हूँ, फिर ऐसे कुछ हल्का फुल्का खा लेती हूँ, फिर थोड़ी देर गाना वाना सुन लेती हूँ, नेटफ्लिक्स चला लेती हूँ, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लेती हूँ, फिर थोड़ी देर ऐसे आंख लगती है, फिर सनसेट का टाइम होता है, फिर मैं फिर पर्दा हटाती हूँ फिर फिर थोड़ी देर अपनी कॉफी या चाय लेके मैं खड़ी रहती हूँ विंडो पे, फिर ऐसे देखती रहती हूँ बाहर, सोचती हूँ। तो अच्छा तो लग रहा है, कभी कभी बहुत बोरिंग भी लगता है, कभी कभी लगता है कि क्या ही है, मतलब क्योंकि पेरेंट्स जयपुर में रहते हैं, मम्मी कभी कभी आती हैं। कभी ऐसा लगा है लाइफ के अंदर कि नहीं यार, वो एक्चुअली बॉम्बे वाला जो फील है वो तो है ही आपके अंदर, क्योंकि वहां आपके बहुत सारे फ्रेंड्स भी होंगे, दोस्त भी होंगे। तो कभी ऐसा लगा है क्या कि यार ये सब कुछ बॉम्बे वाली लाइफ से इतना बोर हो गई हूँ कि अब बस यार जयपुर चलूंगी, मम्मी पापा के पास रहूंगी, बस बस बातें करूंगी, लोगों के साथ बैठूंगी? ऐसा कभी अकेलापन फील होता है? यार मैं समझ ही नहीं पाती हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी कभी तो पूरी लाइफ से ही बोर हो गई हूँ, ऐसा लगता है कि बढ़िया हो गया है, मस्त जाओ, पूजा वूजा करो, मेडिटेशन मेडिटेशन करो, आराम से चलो बैठो। पहाड़ों में, है ना? पहाड़ों में नहीं, मतलब मुझे सिर्फ बीच वाली जगह ज्यादा अच्छा, ऐसा? पसंद है, आई लाइक आप बीचेस मोर पहाड़ों पे देन। गए हो कभी हाँ हाँ, इधर? मैं बहुत गई हूँ पहाड़ों पे, ओके। बट अगर मुझे कभी सेटल डाउन होना होगा किसी और जगह पे तो आई प्रेफर अ बीच ओवर बीच। माउंटेन, या आई थिंक मेरा एक घर पहाड़ों में होगा, अच्छा। हिमाचल में, हाँ, और एक घर गोवा में ले लेते होगा। हैं अपन प्रॉपर्टी। गोवा में मुझे घर खरीदना है, अच्छा, ठीक है। इंडिया में अगर रहना है तो फिर गोवा, ठीक है। और पहाड़ों के लिए हिमाचल। हिमाचल। हाँ जगह फाइनल अपनी अपन ने कर हाँ, ली, मतलब मतलब। हिमाचल थोड़ा एयरपोर्ट के पास, क्योंकि कभी शो रिकॉर्डिंग आ जाए तो फिर वो एयरपोर्ट एयरपोर्ट सोच के रखना पड़ता है, सही बात है, वो ये भी है। प्लानिंग है, तो थोड़ा हिमाचल में मैं फिगर आउट नहीं कर पा रही कि कहाँ पे होगा, पर गोवा में घर लेना तो दैट्स फॉर श्योर। लोगे ही लोगे आप, वो मतलब मैनिफेस्ट करा हुआ है आपने कि हाँ मुझे लेना है। बिल्कुल तो बिल्कुल। ऐसा होता है होगा ना आकांक्षा जी, कई बार आप बहुत ज्यादा थक जाते होंगे, जैसे शोज करते हो, कंटिन्यू शो करते हो, तो खुद को रिचार्ज करने के लिए दोबारा जब थक के परेशान हो जाते हो तो खुद को रिचार्ज करने के लिए फिर से क्या करते हो? क्योंकि बैक टू बैक शो चलते होंगे अभी तो आपके, कई बार ऐसा होता होगा कि बैक टू बैक शो है, आज 18 तारीख का यहाँ पर है, 22 तारीख का यहाँ पर है, तो उस टाइम सोचने का टाइम मिलता है या उस टाइम तो बस भागे चलो, चलते चलो, दौड़ते चलो, ये सब कुछ रहता है? पर मुझे वो ही लाइफ ज्यादा पसंद है वही जहाँ पे पसंद मैं चीजें कर रही हूँ, मतलब मुझे ऐसे स्थिर बैठना नहीं पसंद है। अगर मैं ऐसे स्थिर बैठ जाऊंगी और मेरे पास मुझे पता नहीं होगा कि मुझे कल क्या करना है, ये कभी कभी अच्छा लगता है है। कि कुछ नहीं करना, पड़े रहो घर पे, हाँ, आराम से चाय पियो, कॉफी पियो, मजे खाना करो। खाओ, सो जाओ, फिर उठ जाओ, फिर खाना खाओ, फिर सो जाओ। कई बार तो मैं इस चक्कर में 3-3 बार नहा लेती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि काम तो कुछ है नहीं, तो चलो ना ही नहा लेते लेते हैं लेकिन ज्यादातर मुझे 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 स्पीड पसंद है, मतलब वो फिल्मों में डायलॉग होता वो है ना, मुझे दौड़ना। रफ्तार पसंद है। मुझे ना बड़ा ऐसा लगता था कि क्या बकवास डायलॉग मारा, रफ्तार पसंद है, किसको रफ्तार पसंद है, आराम से चिल मारो, घर पे रहो। बट अभी ऐसा लगता है जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं ना, मुझे लगता है कि काम बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो कल वहां जाना, परसों वहां जाना, ये नहीं है तो फिर क्या लाइफ है। सही बात है, बिल्कुल। और आपने बताया कि आप बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल भी है, तो ऐसा कुछ होता है कि कभी आपने कोई स्पिरिचुअलिटी के अंदर कहीं जाकर के, जैसे कई लोगों के होते हैं कि वहां जाकर के, वृंदावन जाकर के अपने आप को मेडिटेशन करना या कहीं रिचार्ज करना, कभी स्पिरिचुअली भी आपको लगता है स्पिरिचुअलिटी भी कोई भी रिचार्ज हो सकता है? या डिप्रेस, मुझे हाँ ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा है ना, जब कोई आदमी डिप्रेशन में होता है या जब आदमी पूरी दुनिया से उब चुका होता है ना, तब उसको भगवान की ज्यादा वैल्यू समझ में आती है। मेरा मतलब ये मानना होता है कि हमेशा से ऐसा नहीं होता है, कई बार अपन बिल्कुल पूजा पाठ नहीं कर रहे होते, कुछ भी नहीं कर रहे होते, इवन नाम भी नहीं ले रहे होते, क्योंकि हम इतने बिजी होते हैं अपनी लाइफ के अंदर। लेकिन जब वो अकेलापन, जब वो फ्रस्ट्रेशन, टॉक्सिसिटी बोल सकते हो, या एक चारों तरफ से एक सोशली प्रेशर, या हर तरीके की जो नेगेटिव चीज होती है वो होती है, तब अपन को भगवान याद आता देखिए, स्पिरिचुअल होना और रिलीजियस होना दोनों अलग बात है। है। मैं तो ऐसा क्लेम नहीं कर सकती कि मैं बहुत ज्यादा रिलीजियस हूँ, हम्म, मतलब मैं पूजा पाठ करना और वो हर तो दिन नहीं। मंदिर जाना वो मैं नहीं कर पाती हूँ। हम्म, हालांकि मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो हर दिन पूजा पाठ करते हैं, रोज मंदिर जाते हैं, घंटों मंदिर में बैठते हैं, उनका रूटीन होता है, और जब उनसे बात करो तो वो हमेशा किसी को बिल्कुल। गाली बक रहे होते हैं, हाँ, या बिल्कुल। किसी के पैसे को खाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं, बिल्कुल।
या फोन आता है वो बोलते हैं अरे मैं बस 5 मिनट में आ रहा हूँ, और मुझे पता है कि वो 5 घंटे भी वहां से हिलने वाला नहीं है, वो कर रहे होते हैं। सही बात है, तो ऐसा पूजा पाठ करके तो मुझे लगता नहीं कि भगवान जी भी खुश होने वाले हैं। सही बात है। रही बात स्पिरिचुअलिज्म की, तो हाँ, मैं स्पिरिचुअल हूँ, और मैंने अपने खुद के लाइफ के एक्सपीरियंसेस से मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ। मेरा एक तरीका है स्पिरिचुअलिज्म, मतलब उसमें मतलब वो दिखावा, वो ढोंग, वो सब कुछ नहीं है। देखिए जो लोग करते हैं, मैं वो उन मैं ऐसे सबको नहीं भी नहीं कहूंगी कि सब बोलूंगी कि ढोंग है, हाँ सभी हाँ दिखावा करते हैं। हाँ कुछ हाँ लोगों को मन है, कुछ लोगों को शौक है, दैट्स ओके। मैं हाँ, सही बात है। वो अपने सबके तरीके अपने से अपने करते हैं। वो है। मैं स्पिरिचुअल हूँ, इनफैक्ट मुझे लगता है कि आई एम स्टिल नॉट देयर येट। मेरे लिए स्पिरिचुअल होने का सबसे बड़ा, आई मीन, सिग्निफिकेंस आप बोल लो, या फिर अगर आप सही मायने में किसी स्पिरिचुअल इंसान से मिलते हो ना, तो वो ग्रजेस नहीं रखता, ग्रजेस होल्ड नहीं करता किसी के भी बिल्कुल अगेंस्ट, उसको माफ करना आता है। तो बिल्कुल। मैं ना माफ करना सीख रही हूँ, मतलब जो भी कुछ है, किसी को भी अगर मैंने कभी बुरा बोला है, या मुझे किसी के लिए बहुत गुस्सा आया है, या मैंने कभी किसी को बहुत कड़वे शब्द बोल दिए, तो मुझे आपको लगता है आपको कि उन सब चीजों को जब बोला आपने, उसके बाद में रियलाइजेशन हो जाता होगा कि यार मैंने क्यों बोला यार। वैसे तो मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ। नहीं नहीं, नहीं, मतलब कभी कभार ऐसा गुस्से में आई एम श्योर बोला होगा मैंने भी, किसी ना हाँ किसी को तो कभी ना कभी ऑब्वियसली हर्ट बोला किया ही होगा, होगा। हाँ हाँ। बट मेरे लिए स्पिरिचुअलिज्म का मतलब ये है कि आप ना लोगों का दिल मत दिखाओ, और जानबूझ के तो बिल्कुल मत दिखाओ बिल्कुल। प्लीज। मतलब कभी जाने अनजाने में आपसे गलती हो गई तो उसकी माफी है, सॉरी है। लेकिन आप जानबूझ के किसी का दिल दुखाते हो, आपको पता है कि आपकी इस हरकत की वजह से सामने वाला शायद पूरी रात ना सोए या पूरी रात रोए, पर फिर भी आप वो कर रहे हो ये जानने के बाद भी, तो आई थिंक इससे ज्यादा बड़ा पाप और कुछ हो ही नहीं सकता, और इस पाप की कोई माफी नहीं होती। बिल्कुल सही बात है सो कि कहते हैं ना कि सब कुछ करो बट आत्मा को कभी मत दुखाओ किसी नहीं, की। जानबूझ के मत दुखाओ, तुम अपनी बातें रखो। तुम्हारी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकती है, तुम्हें उस इंसान पे गुस्सा आ सकता है, तुम उस इंसान से रिश्ता तोड़ सकते हो, लेकिन उसको तकलीफ देना, पता होना उसको, उस तरह की बातें करना ताकि वो रात भर सो नहीं पाए या रात भर रोए या तकलीफ में रहे, वो नहीं करना चाहिए। एंड हाँ, ऐसा होता है कि अक्सर जब इंसान का सब कुछ टूट जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, वो डिप्रेशन में होता है, तभी वो भगवान के, हो बिल्कुल, सकता है ये ज्यादा भगवान का ही, नजदीक हो जाता है। सकता है ये भगवान का ही एक हाँ वो तरीका हो, वो नजदीक एक तभी जाता है। प्रोसेस हो, यू नो, बिल्कुल, जोड़ने का। क्योंकि जोड़ने लाइफ का। में अगर सब कुछ ही हैपनिंग हो, फिर तो इमेजिन ना, कौन पूछेगा। आप रोज रात को बढ़िया खा रहे हो, पी रहे हो, चिल मार रहे हो, सुबह उठ के आपको कुछ नहीं करना, सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपका काम अच्छा चल रहा है, आपके पास पेमेंट्स टाइम पे आ रहे हैं, आपका फैमिली सेट है, आपके मम्मी पापा, आपके बच्चे, जो भी आपकी हाँ फैमिली हाँ में सब खुश है, तो फिर तो सबको लगेगा वाओ, हुर्रा, मतलब लाइफ इज जस्ट ऑल अबाउट हैविंग फन। तो हो सकता है कि हर एक इंसान, वो बोलते हैं ना, वो प्रकृति का नियम ऐसा है, वो यूनिवर्स ने इस तरीके से अपनी चीजें अलाइन कर रखी है कि हर एक इंसान को जो भी है वो यहीं पे चुका के, यहीं पे भर के जाना है, और वो बिल्कुल, एक कोई स्वर्ग और सर्कल है। नर्क अलग नहीं है, वो यही है। हाँ, मतलब वो एक सर्कल हाँ है। आज अगर मुझे कुछ लेसन सीखना है, तो किसी ना किसी व्यक्ति के थ्रू मुझे मेरा वो लेसन मिल जाएगा, और उसके बीच में मेरा स्पिरिचुअल एंगल भी आ जाता है, मटेरियलिस्टिक चीजें भी आ जाती है, सब कुछ आ जाता है। तो ये तो खैर अपने आप में बहुत लंबा बहुत लंबा टॉपिक टॉपिक है, है, और मैं दो जब एक बार, पॉडकास्ट निकाल सकती हूँ यस इसके अंदर यस, से। और काफी फेवरेट टॉपिक है है ये ना। मेरा, तो यस। तो एक बात बताओ, मारवाड़ी वर्ड्स के कुछ कुछ वर्ड्स बताओ, पूछूं आपसे, पता होगा कि आते हैं या नहीं आते। आई थिंक पता होगा। मोटियार किसको कहते मोटियार, हैं। मोटियार। वो हस्बैंड हस्बैंड को बोलते हैं ना मोटियार। थारी भाई, लुगाई थारो तालियां बजा दो, मोटियार। तालियां बजा दो। यार, छाजड़ो किसको कहते हैं, छाजड़ो। छाजड़ो, छाजड़ो। छाजड़ो, हाँ छाजड़ो भी बोलते हैं, बोलो। ये मुझे नहीं पता। एक सेकंड, छाजड़ो, हाँ लेकिन ये नहीं पता, मैंने नहीं सुना। क्या छज्जे को छाजड़ो किसको बोलते हैं कहते क्या? हैं। वो छाइला जो छज्जे को, छाजड़ा नहीं होता, लकड़ी वाला ना, छाजड़ा ही होता है। लकड़ी वाला ना, लकड़ी का जो बांस का वाला होता है, अच्छा, छाइला सुपड़ा, सुपड़ा भी सुपड़ा, कहते हैं। सुपड़ी, एक ही। हाँ, सुपड़ी बोलते हैं वो हमारे में हाँ, इसको। वो सबका थोड़ा हो सकता है जगह की हाँ। वजह से। नेक्स्ट। ताक किसको कहते हैं, ताक। ताक, ताकना मतलब नहीं है देखना। नहीं, है नहीं ताक पता। ना। वो नहीं ताक पता, ताक किसको बोलते हैं। नहीं पता। कोणो। हाँ, कोणो। कोणो, हाँ। कॉर्नर। ओह माय गॉड, क्या बात है, प्रो है ये। कोणो तो बहुत सिंपल है, कोना कोनू मतलब क्या? वही मेरे को इन्होंने बोला, पूछना चादरों किन के वे, मैं कहा चादरों तो आने भी ध्यान है किन के वे, नॉर्मल सी चीज है ना। चादरों किसको कहते चादर, ऑब्वियसली। हैं। जेडी किसको कहते हैं, जेडी। जेडी। जेली जेली जेली। जेली, जेली खाने वाला जेली।
घास उठाने वाली। हम्म, घास वास उठाने का सामान का तो काम पड़ा नहीं है कुंडो। मुझे। कुंडा कुंडो कुंडा नहीं कुंडी नहीं, तो जिसमें आटा लगाते हैं। नहीं, उतना नहीं पता। परात। परात तो जिसमें वो आटा लगाते हैं, अच्छा गूंथते एक हो। बात बताओ, वो जो मिट्टी ये का जो आता है ना आटा लगाने वाला कुंडा। ये जो ये होती है मतलब जो आटा होता है उसको राजस्थानी में क्या कहते हैं? आटा हम्म, मतलब गेहूं के आटे को क्या हाँ बोलते हैं? ये लगा रहे चून चून। चून। चालनी। चालनी तो वो छलनी ना, जिसे छानते हैं। नमक कम लग रहा है आपको? नहीं, नमक को राजस्थानी में क्या बोलते हैं? लूण हैं? लूण लूण। अरे यार इतना वो है यार ये। अरे ये क्या गजब। अच्छा चलो अपन राजस्थानी की बात तो कर ही रहे हैं, एक बात बताओ, राजस्थानी गानों में या सिंगर में, सबसे पहले सिंगर बताओ, आपकी राजस्थान में फेवरेट सिंगर कौन सी है? मैंने सीमा मिश्रा जी के बहुत गाने सुने हैं, तो आई हम्म, थिंक शी इज जस्ट टू गुड। वो तो हाँ, है ही लेजेंडरी है। स्वर की हाँ, पूजा से। बाकी आई थिंक आजकल काफी अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं, जैसे सोनू कंवर जी के कुछ गाने मैंने सुने हैं, हाँ अच्छा है सुनो, अच्छा गाती हैं वो भी। सुनो अभी जी के। आंचल भट्ट जी के भी कुछ गाने मेल आए हैं। मेल सिंगर्स में मेल सिंगर्स राजस्थान में मतलब जैसे स्वरूप खान है, हाँ वो मेरे काफी अच्छे दोस्त भी हैं और उनकी आवाज मुझे बहुत पसंद है। मामी हम्म खान भी गाते हैं हम्म अच्छा। मेल सिंगर्स में और ऐसे राजस्थान में, हाँ मतलब, ज्यादा ऑप्शंस नहीं है बोलो। हाँ मतलब राजस्थान में ये दो तीन ही नाम है जो राजस्थानी गाने गा रहे हैं। आई थिंक छोटू सिंह जी रावना के हाँ भजन काफी अच्छे हैं, बिल्कुल मतलब बिल्कुल, श्याम जी के वो बहुत अच्छे भजन बहुत बनाते अच्छे हैं। भजन। सो सॉन्ग कौन सा आपको सबसे अच्छा, पहले आप कहो, ये बीच बीच में हम पूछते रहेंगे। इट्स ओके। मेरा फेवरेट राजस्थानी गाना, हाँ अगेन देखो बहुत सारे गाने हैं, जैसे सीमा मिश्रा जी के कुछ गाने मुझे बहुत पसंद है, मतलब बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो उनके तो सारे ही गाने लगभग सारे पसंद है। अच्छे लगते हैं पर हाँ। अभी नए गाने, मेरे गानों के अलावा मैं बता रही हूँ, मुझे हम्म वो भी पसंद है। मेरे गानों के अलावा अभी जैसे मुझे खमा गणी गाना बहुत पसंद है, जो हम्म अभी आई थिंक आंचल भट्ट ने गाया है, हम्म वो गाना मुझे बहुत हम्म, पसंद है। और केसर की क्यारी सोनू कंवर जी ने गाया है, हाँ केसर की क्यारी उनका वर्जन मुझे बहुत पसंद है। बिंदनी वाला गाना मुझे बहुत पसंद है। सारे हमने एक ही चैनल के, हमारे ही चैनल के तीनों तो सॉन्ग अब बोल आप दिए। लोग अच्छा काम मतलब कर रहे हो, आप लोगों के सारे गाने नो डाउट बहुत अच्छे हैं, आप लोगों का चैनल ऐसे मैंने, लोग ऐसे कहेंगे हमारे पॉडकास्ट में आए हो तो इसीलिए हमारा ही नाम ले अब लिया लोग आपने। तो बोलेंगे ही, लोगों का क्या है, बोलने दो। अब जो अच्छा है वो अच्छा है, सही बात है, जो अच्छा नहीं है वो नहीं है अच्छा वो नहीं नहीं है। है। बट यस, ये 3 सॉन्ग्स मतलब गाने बहुत सारे पसंद है, मैं अभी रिसेंटली इन गानों को सुन रही हूँ, तो इसीलिए मैंने इसीलिए बताया। हाँ, बात आती है गुड और बैड एक्सपीरियंस की। तो राजस्थान इंडस्ट्री के अंदर ऐसा कोई सॉन्ग या ऐसा कुछ जो आपको बहुत ही बुरा लगा हो, शूट से रिलेटेड या कुछ भी? मतलब जैसा मैंने पहले बताया कि यहाँ पे प्रॉब्लम सिर्फ एक छोटी सी है, यहाँ का वर्क कल्चर और बॉम्बे का वर्क कल्चर बहुत अलग है, या फिर और भी इंडस्ट्री से पंजाब इंडस्ट्री की हम बात करें तो डिफरेंस है। अच्छा बुरा मैं नहीं बोलूंगी, पर हाँ कुछ चीज़ें जो हमें इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है, अगर हम कंसिस्टेंसी मेंटेन करना चाहते हैं तो। क्योंकि एक तो आप जोश जोश में काम शुरू करते हो, लेकिन उस चीज़ को मेंटेन करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। सो अच्छा काम करना और उसको डिलीवर करते रहना, अच्छा काम डिलीवर करते रहना, वो आई थिंक वहाँ पे हम थोड़े पीछे रह जाते हैं। हम जोश जोश में काम शुरू करते हैं लेकिन उसको सस्टेन नहीं कर पाते, तो ये एक चीज़ है जिससे जहाँ हमें राजस्थान इंडस्ट्री को जहाँ काम करने की ज़रूरत है। और सबसे अच्छा एक्सपीरियंस आपके साथ में? मोरलेस मेरे सारे एक्सपीरियंसेस अच्छे ही रहे, क्योंकि सबसे खूबसूरत बात यह है कि राजस्थान के सारे लोग मेरे साथ काम करना चाहते हैं। सो मैं बिल्कुल अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ, क्योंकि अ, हर कोई इतना लकी नहीं होता कि सारे लोग उनसे मिलना चाहे, बात करना चाहे या काम करना चाहे। तो आई थिंक बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरे साथ लोग हमेशा स्वीट रहे हैं, पर्सनल लेवल प्रोफेशनल लेवल भी। हाँ, चीज़ें 19-20 हो जाती है वो एक अलग बात है, बट मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंटेंशनली मेरे साथ खराब करना चाहेगा। सो मेरे सारे एक्सपीरियंसेस अच्छे ही रहे। थोड़ी मोड़ी शूट में ऐसे नोक झोंक और किचकिच चिड़चिड़ हो जाती है, जब आप काम करते हो तो कुछ ना कुछ हो जाता है, बट बाकी ओवरऑल
इट्स ऑलवेज बीन नहीं, अ गुड कभी ऐसा हुआ है आपके साथ में कि बस ये शूट के बीच में ये चीज हुई है, आपने सब कुछ डाला हटाया, ड्रेस चेंज, नहीं मैं ये काम ये नहीं करूंगी, ऐसा कुछ भी हुआ है क्या कभी? देखिए, ऐसी नौबत सिचुएशन तो बहुत बार क्रिएट होती है जब और आप मतलब आकांक्षा शर्मा फुल ऑन फायर मूड में आ जाती है कि भाई मेरे को अब नहीं करना है इस पे कुछ भी, वो सिर्फ यहाँ नहीं, वो तो बॉम्बे में भी बॉम्बे हो में भी जाता होता है है, ना, वो हाँ तो वो मतलब नॉर्मल ऑल लेवल ओवर तो कहीं शूट्स पे में। भी हो सकता है। लेकिन उसके बाद मुझे सिर्फ एक ही बात याद आती है कि जैसे शोज में कई बार ऐसा होता है, कई बार लाइव परफॉर्मेंस, लाइव इवेंट्स में ऐसा होता है कि कुछ ऑडियंस बहुत डिसरिस्पेक्टफुल हो जाती है, हाँ, जिसकी जरूरत नहीं होती। आप किसी को पैसे दे के बुला रहे हो, परफॉर्म करा रहे हो, उसका मतलब ये नहीं ना कि आपने उसको खरीद ही खरीद लिया लिया है। है। तो कई बार ऐसा होता है, तो उस टाइम पे भी बहुत मन करता है कि मैं बस जा रही हूँ यहाँ से, मुझे नहीं करना। तो आकांक्षा जी, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, अगर आपको राजस्थान इंडस्ट्री में ऐसा लगता है कि कोई आपको टक्कर दे सकता है या कोई आपका कंपटीशन बन सकता है, तो वो कौन बन सकता है? मतलब एज अ फीमेल वॉइस आप बोल सकते हो, क्योंकि मेल वॉइस तो ऑब्वियसली नहीं है, या फिर चैनल वाइज भी आप बोल सकते हो। मतलब मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप कुछ भी बोलो, बट हाँ बोलना तो आपको ही पड़ेगा। देखिए, मैं ऑनेस्टली ईमानदारी के साथ आपको जो जवाब दूंगी ना, तो आपको लगेगा कि मैं बहुत मॉडेस्ट होके जवाब दे रही हूँ। पर मैं अब ना अब लाइफ के उस स्टेज पे आ गई हूँ जहाँ पे मैं कंपटीशन से बहुत ऊपर उठ चुकी हूँ, क्योंकि मैंने बहुत कंपटीशन ऑलरेडी लड़े हैं, कुछ जीते हैं, कुछ हारे हैं, तो मेरा वो फेज अभी हो चुका है खत्म। सही बात अभी मेरे अंदर वो कंपटीशन वाली भावना नहीं, लाइक अभी जब मेरे गाने, आपने मेंशन किया कि आपने 2 साल से गाने रिलीज नहीं किए, तो उस दौरान मेरे पीछे बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स, म्यूजिशियंस आए हैं। जैसे मैंने नाम भी लिया, हाँ सोनू कंवर जी की हाँ आवाज हाँ, मुझे बहुत पसंद है, बहुत उन्होंने अच्छी। काफी अच्छे अच्छे गाने हम्म, दिए। बीच में अनुप्रिया लखावत जी करके एक सिंगर, हाँ हाँ, उनके गाने बहुत अच्छे आ रहे थे। आंचल भट्ट का एक दो गाना भी अच्छा लगा, हाँ मतलब लोग अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कंपटीशन वाला कोई एंगल ही नहीं आता, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंसेस बहुत अलग हुए हैं लाइफ के, बिल्कुल। और उन लोगों ने अभी काम शुरू शुरू किया है। किया है। तो ये कंपटीशन कहाँ से है? मतलब ये तो मुझे लगता है कि साथ में एकजुट होके एम्पावरमेंट करने, एक तो सारी सबका औरतें, साथ सबका और विकास। देखिए सबसे बुरी बात तो ये ना कि हम औरत ही औरत को सपोर्ट नहीं करते। नहीं करती। तो मैं उस चीज की भुक्तभोगी रह चुकी हूँ, और वो मेरे लिए बहुत हिपोक्रेट हो जाएगा अगर मैं खुद भी कंपटीशन ऐसे वाले हो। जोन में चली जाऊँ, क्योंकि बिल्कुल मेरे साथ ऐसा हुआ है। एक फीमेल दूसरी फीमेल की दुश्मन होती है, बिल्कुल एटलीस्ट हमारी सोसाइटी में तो ऐसा बिल्कुल है। बिल्कुल। मुझे बाहर का नहीं पता, हम्म, हो सकता है मैं ऐसी बात बोल के कुछ लोगों को बुरा भी लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है। बिल्कुल। एक औरत ही अगर औरत टांग को खींचने सपोर्ट, में सबसे पहले। और अगर एक औरत चाह लेगी ना कि दूसरी औरत के साथ गलत नहीं होगा, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। सही बात है। अब मैं ऐसी सोच रखती हूँ और फिर मैं खुद कंपटीशन की बात करूँ, तो ये तो फिर नहीं नहीं, ये तो फिर गलत हो जाएगा बिल्कुल ना। गलत हो जाएगा। सो कंपटीशन नहीं है यार, सब अच्छा काम करें। इनफैक्ट मैं तो चाहूंगी कि हम ज्यादा से ज्यादा और साथ में काम करें। इंडस्ट्री हमेशा से मेल प्रधान रही है, बिल्कुल अब औरतें आ रही हैं आगे उठ के, तो बढ़ावा देना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। तो आपका पे आउट तो अच्छा खासा होगा ही, मतलब आप अच्छा खासा पैसा कमाते हो इसी वजह से पूछ रही हूँ ये सवाल आपसे। देखिए मतलब मेरा सपना था बॉम्बे में घर लेने का, पर ऐसी कुछ सिचुएशंस और मतलब ऐसी कुछ चीजें बनी लाइफ में जिससे कि मैंने बस घर ले लिया। आई थिंक इट वाज जस्ट अगेन अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। मतलब ऐसा कुछ हुआ कि मैंने बस घर ले लिया जोश जोश में, मैंने भी ज्यादा सोचा नहीं। पे आउट वाली बात तो बहुत ऐसे थोड़ी सी सेंसिटिव और बहुत ज्यादा ऐसे, मतलब कि छापा वापा नहीं पड़ जाए, उस डर से आप इतने बता नहीं पैसे रहे। नहीं है मेरे इनकम पास टैक्स वाले छापा सुनो, वापा। आप मत देखना है ये वाला एपिसोड, बस यही तक देखो आप, आगे वाला मत सुनना, कान बंद कर लो, बहरे हो जाओ आप लोग। तो आकांक्षा शर्मा जी, मुझे जस्ट आपने अभी 2 से 3 दिन पहले एक पोस्ट डाली थी, और तब मुझे उससे पहले ही, हालांकि मुझे उससे पहले पता चल गया था, बट उस टाइम आपने एक पोस्ट डाली थी कि आपका एक चैनल जिसके ऊपर 300K के आसपास, मतलब 3 लाख मेरे मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा होते हैं यूट्यूब के ऊपर, नहीं ना। और आपके उसके अंदर अप्रोक्स 10 से 12 सॉन्ग्स थे, 8 9 या 10 12 सॉन्ग्स थे, उसमें से एक सॉन्ग मेरे साथ में भी आपका था। हम्म। ठीक है, वो चैनल अभी रिसेंटली इंटरनेशनल हैकर्स के द्वारा आपका हाँ, जो अभी वो कर इट्स दिया गया, या उस वो एक्चुअली एक इमोशनली आपके साथ में वो हुआ होगा, और बहुत दुख हुआ होगा, बहुत रोए होंगे, या क्या किया होगा मुझे नहीं पता, लेकिन वो चैनल कितने साल पुराना चैनल था, तो शुरुआत कैसे की थी आपने चैनल? मतलब 5 6 साल पुराना चैनल है, और उस पे मेरे मतलब चूड़ी चमके जो मेरा काफी सुपरहिट गाना है, आई थिंक अप्रोक्सीमेटली उसमें 40 मिलियन व्यूज है उस ओके गाने पे। ओके। तो
वो गाना उस पे है, मेरा पहला गाना लेता जाए जो जी, उसमें भी नियरली 30 मिलियन व्यूज है। तो मेरे जितने भी बड़े बड़े गाने, मैंने ज्यादा गाने अपलोड नहीं किए थे उस चैनल में, बट जितने भी थे वो सबका मतलब अच्छा व्यूअरशिप आया था। और अच्छा नहीं भी आता तभी अपना चैनल आप बहुत मेहनत से बनाते हो ना, इट्स लाइक योर बेबी, आप दिन रात। और ये टाइम है जब इंडस्ट्री में बहुत से लोग गाना नहीं, राजस्थान में बहुत से लोग एक्टिवली गाने नहीं बना रहे थे। बिल्कुल। उस टाइम बहुत कम लोग थे जो गाने वाने बनाते थे, तो आई वॉज वन ऑफ देम। हम्म। तो हाँ, अनफॉर्चुनेटली आई थिंक एक हफ्ता हो गया चैनल पे कुछ तो लाइव स्ट्रीम किया कुछ हैकर्स ने, इंटरनेशनल हैकर्स ने, और चैनल इज बिन टेकन डाउन, स्ट्राइक्स आए होंगे 3 और चैनल हट गया। क्या रिएक्शन था आपका, फर्स्ट रिएक्शन जब पता चला होगा आपको? मुझे तो अच्छा लगा कि चलो चैनल इतना बड़ा है कि किसी ने हैक किया। नहीं बट वरना सीरियसली वो बैंड बज जाती उस टाइम, मतलब हमारे तो बहुत छोटे हैं, 85,000 के आसपास सब्सक्राइबर होंगे हमारे चैनल के ऊपर, लेकिन हमको ही बहुत बड़ा सदमा लगा। और जब मैंने आकांक्षा शर्मा जी का सुना, या फिर हमने हमारी एक और हमारा खुद का भी चैनल उड़ा है, तो हाँ, उसके बारे में जब आई सुना, नो आई नो। तो मेरे को लाइक, मैं धक्के में और सदमे में थी। तो यहाँ पर जो मेन जिसका चैनल था वो कितने बड़े सदमे में था, क्या हुआ था, मतलब डायरेक्टली रोना शुरू या क्या क्या नहीं यार, हंसना? रोना, वही रोने वोने के लिए बहुत सारी चीजें लाइफ में हो चुकी है, हो इसके लिए मैं चुकी है, बहुत रो चुकी हूँ। अब इन बातों से मैं नहीं रोती। फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, पर नहीं रोना उतना फर्क वोना नहीं तो नहीं पड़ता, आया था रोना मुझे। हाँ, ये रोने से मैं मैटर मुझे नहीं करता। इसलिए उतना वो मुझे बुरा लगा, ऑब्वियसली मेरा पूरा दिन, आधा दिन मैं फोन पे थी। आई वाज कॉन्स्टेंटली टॉकिंग टू माय मैनेजर, आई वाज टॉकिंग टू पीपल इन बिलीव, जो मेरा चैनल का सीएमएस जिनके पास है। तो मैंने फिगर आउट किया एंड फिर मैंने पापा को कॉल किया, पापा ऐसा हो गया। तो पापा ने बोला ठीक है, अच्छा है, मतलब लोगों की नज़र में वो चैनल वैनल हैक हो रहा है, मतलब ठीक है, चैनल कुछ तो अच्छा कर रहा होगा। मैंने कहा हाँ, बात तो सही है। फिर मुझे मेरे मैनेजर ने बोला, पापा ने बोला कि हमने तो कुछ गलत किया नहीं है, हमने लाइव स्ट्रीमिंग करी नहीं है, हमने कोई भी रूल रेगुलेशन यूट्यूब का नहीं ब्रेक किया है, बस थोड़ा समय वेस्ट होगा हमारा। वो बोलते ना, कुछ ऐसे बहुत बुरा होने से पहले छोटा मोटा बुरा होके टल जाता हाँ है। हाँ बिल्कुल। तो 15-20 दिन जो भी जाएगा वो जाएगा, पर मेरी पूरी टीम लगी हुई उस है। प्रोसेस में लगी हुई है, एंड आई एम वेरी श्योर एंड आई एम वेरी होपफुल। साथ साथ मैं प्रे भी कर रही हूँ भगवान से कि प्लीज मेरा चैनल वापस से रिकवर हो जाए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो रिकवर हो जाएगा। हाँ, ये जरूर हुआ, जैसे हमने होली पे एक गाना प्लान करके रखा था, तो अभी सारे टीम के लोग कंफ्यूज हो गए कि चैनल जब वापस आएगा कब हम गाना शूट करेंगे, बिल्कुल। प्रमोशंस, मार्केटिंग, फिर उसको बैक स्टेज पे अपलोड करना। तो बस थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई मैं, एक जो स्पीड हमने रफ्तार पकड़ी थी हाँ हाँ, मतलब वो एक थोड़ी स्लो आएंगे हो और गई। आने हाँ, के बाद में कमबैक था क्योंकि अभी अपना। राजस्थान में इतनी सारी चीजें मैं प्लान कर रही हूँ, एक ब्रेक के बाद वापस आ रही हूँ, तो बहुत एक्साइटमेंट है मुझे भी, और जो जिन लोगों के साथ मैं काम कर रही हूँ वो सारे काफी एक्साइटेड है। तो उस एक्साइटमेंट में थोड़ा सा से ब्रेक लग गया है, उतना ही हुआ है। ठीक है, बाकी मैं पर्सनली, अब आप इसको मेरा जो भी मतलब सोच ऐसे बोलो, बोल कुछ भी सकते हो बोलो, कि आप इतने स्ट्रांग हो कि ऐसे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि उससे बहुत सारी बहुत ऊंची ऊंची चीजें आप ऑलरेडी जीत चुके हो, तभी फर्क नहीं पड़ता। यार मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज आप जब करना जाओ ना, और जब कोई चीज बड़ी होती है या जब उसको बड़े बनने के उसके आसार होते हैं, हम्म तो ये छोटी मोटी ना रुकावटें वैसे ही आती है। हम्म। तो इट्स जस्ट लाइक दैट, मैं उसको वैसे ही ले रही हूँ कि ठीक है, ठीक कोई है। बात नहीं, चैनल हैक हुआ, किसी ने हाँ, कुछ गलत किया, चैनल चला गया, पर मैं ईमानदार हूँ, मैंने यूट्यूब का कोई भी नियम नहीं को तोड़ा है। नहीं तोड़ा है, ना मेरे किसी टीम के सदस्य ने तोड़ा है, मेरी तरफ से कुछ भी गलत प्रतिक्रिया नहीं हुई है यूट्यूब पे। मैं श्योर हूँ कि मैं लड़के अपना उसको चैनल ले वापस लेंगे। ले लूंगी, बस इतना ही है। और अगर लड़ाई करनी है तो सबसे पहले आपको स्टेबल होना पड़ेगा। मतलब तो बीइंग अ गर्ल, मतलब मैं ये देख रही हूँ कि आपकी आपकी जो एक्चुअली स्ट्रॉन्ग पावर जो मैं देख रही हूँ आपके अंदर, एक मासूमियत है आपके फेस के ऊपर, एक चमक है आपके फेस के ऊपर। लेकिन जब दिल की बात होती है, कहते हैं कितना भी बड़े से बड़ा आदमी हो, जब दिल दुखता है तो पता चल जाता है। बट मुझे सच में लग रहा है कि आप इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो उस चीज को लेकर के कि भाई चैनल चैनल तो आएगा ही आएगा। ऊपर से डबल काम करेंगे, डबल मेहनत करेंगे और उसमें जी जान लगा देंगे। मतलब वो एक्चुअली स्पिरिट आपके अंदर दिख रही है यहाँ पर। क्योंकि अभी मैं काफ़ी अच्छे-अच्छे लोगों के साथ काम कर रही हूँ, एंड आई थिंक आई हैव अ लॉट ऑफ सपोर्ट इन राजस्थान आल्सो, तो मुझे पूरा भरोसा है कि हम चैनल वापस तो ले ही आएँगे, और उसके बाद उसमें बहुत सारा काम भी करेंगे। तो आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कुछ आने वाले थे, उनके बारे में हाँ, अगर बात करें तो वो अपकमिंग सब होली होली के सॉन्ग प्रोजेक्ट्स, ही थे या? होली का गाना तो चलो एक 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 बहाना था कि एक ओकेजन अच्छा है, होली का माहौल रहेगा, त्योहार है, तो एक हम्म। गाना निकाल देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, चूँकि मैंने 2 साल से राजस्थान में कोई गाना रिलीज़ नहीं किया, एंड आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे गाने रिलीज़ किए। हम्म। तो मेरे लिए
एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब जब मैं राजस्थान के ऑडियंस को कुछ दूं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल कहीं न कहीं वो बेंचमार्क जो सेट हुआ है पहले का, मुझे उससे कुछ नॉट लाइक मैं ऐसे कोई कॉम्पिटिशन में नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन बट मेरी हाँ मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अच्छा मुझे लगता कुछ अच्छा ही बना के देना है। तो कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में हमने सोचा है, हमने बहुत सारी तैयारियाँ करी है, बट अगेन वी आर स्टिल वर्किंग ऑन इट। और लाइक आई सेड कि चैनल जब से चला गया है तो हम थोड़ा-सा एक डिस्ट्रैक्शन ज़रूर आ गया है, क्योंकि आप ना चाहते हुए भी दिन में 2-3 बार चैनल के बारे में बात तो कर ही सोच ही लेते हो। लेते वो हो मेल्स बिल्कुल आते हैं, फिर हाँ आप जवाब देते हो। तो बस वो थोड़ा-सा पॉज़ है, पर आई थिंक 2-3 दिन में हमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी एंड विल गेट बैक ऑन द क्रिएटिविटी जो कि हम कर रहे थे। नहीं मतलब ऐसा कहते हैं ना कि दौड़ने से 2 कदम पीछे लेकर के फिर दौड़े तो यस, स्पीड कुछ और होती है। तो बिल्कुल। वही चीज़ होगी शायद आई थिंक आप सबसे भी कहूँगी कि प्रे करें कि हमारे दोनों जो यस। चैनल्स हैं वो वापस से आ जाएँ। हाँ, दोनों चैनल्स एक्चुअली बिल्कुल, एक क्योंकि साथ गए हैं हमारे, एक और साथ दोनों गए राजस्थान के काफ़ी अच्छे अच्छे चैनल्स हैं चैनल्स थे। जो दूसरा चैनल गया है, हुँ, राणा जी म्यूज़िक। बिल्कुल हमारा ही चैनल था। यस, हुँ, उनका सब्सक्राइबर बेस भी बहुत अच्छा है, और ये मैंने जितने भी गाने बताए जो मेरे फेवरेट है वो सारे वो उसी सारे चैनल पे हमारे हैं। ही चैनल पर तो है। अब तो मैं भी वो गाने नहीं सुन पा रही हूँ तो प्लीज़ आई थिंक सारे लोग अगर प्रे करेंगे बिल्कुल। तो हमारा चैनल जल्दी रिकवर नहीं हो आई जाएगा। होप बहुत ही जल्दी चैनल आ जाएगा और आपके सारे जो अपकमिंग जितने भी प्रोजेक्ट्स आएंगे वो भी धमाकेदार और बहुत ही मतलब प्रशंसनीय होंगे सभी लोगों के लिए। और हमारी तो यही आशा रहेगी कि आकांक्षा जी दिन दोगुनी रात चौगुनी, यही कोई शेर होगा शायद, है ना? तो ये आप उन्नति करें और ऑब्वियसली अपने सारे सपनों को पूरा करें। वैसे आपने कोई ऐसा ड्रीम सोच रखा है कि मेरी लाइफ के अंदर ये एक ड्रीम है मेरा जो कंप्लीट हो जाए, बस बस ये एक लास्ट एक ऐसा ड्रीम है। वैसे सब कुछ मिला हुआ है आपको आज, लेकिन फिर भी एक ऐसा ड्रीम है आपका जो कि मतलब बोल सकते हैं कि कोई ऐसा ड्रीम जो जरूरी नहीं है सिर्फ पैसों से खरीदा जा सके, मतलब ऐसा कोई ड्रीम आपका? पैसा तो बहुत है मित्र। नहीं, नहीं, मुझे तो अभी यार बहुत सारी चीज़ें करनी है, मतलब पैसे के बारे में बात करें तो मेरा बहुत लंबा लिस्ट है जो अभी अच्छा मुझे अचीव करना है, पर मैं मटेरियलिस्टिक ग्रोथ की भी बात नहीं करूँगी, क्योंकि उसमें समय लगता है, और मैंने अभी अपने लिए एक बॉम्बे में एक छोटा-सा घर लिया है, तो आई थिंक गॉड इज़ बीन काइंड, धीरे-धीरे करके वो चीज़ें हो जाएगी। सब मिल जाए। ड्रीम की अगर बात करें और अगर आपने पूछ लिया है तो मैं आपको बताऊँ, मैं जेनुइनली, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच में चाहती हूँ कि ये मेरा एक विजुअलाइज़ेशन है। मैं ना बहुत ऐसे विज़न्स रात को सोने से पहले ना ऐसे बहुत सारी चीज़ें इमेजिन करती हूँ। जैसे कोई गाना सुनती हूँ मैं, तो मेरे दिमाग में उसकी कहानी चलती है, एक पिक्चर चलता है। सो जभी भी मैं राजस्थानी गाने सुनती हूँ, स्पेशली केसरिया बालम है, एक रिक्रिएशन था, एक पिक्चर में थी, वो मैं कभी-कभी सुनती हूँ। और भी 2-3 गाने, पर केसरिया बालम का नाम ले रही हूँ मैं। तो मैं इमेजिन करती हूँ कि कभी ऐसा होगा कि मैंने प्रॉपर राजपूती पोशाक पहना होगा, पूरी ज्वेलरी के साथ, और मैं बहुत ज़्यादा बड़ी बात बोल रही हूँ, प्लीज़, नहीं नहीं बताओ प्लीज़। बताओ कुछ बताओ। लोग शायद हँसेंगे कि क्या पागल है, कुछ भी बोल रही है, पर हाँ, मैं ये बोल रही हूँ। ड्रीम तो ड्रीम और होता है ऑस्कर जैसे प्लेटफ़ॉर्म में ना। मेरा नाम अनाउंस हो, सिर्फ मेरा नहीं, मेरे पूरे टीम के लोगों का, जिसमें मेरे म्यूज़िशियंस होंगे, मेरी प्रोडक्शन हाउस के लोग होंगे, मेरे मेरे पेरेंट्स होंगे, स्पेशली मेरे पापा-मम्मी होंगे, और वहाँ पे हमारा कोई गाना, मतलब एक मुझे इतने बड़े हाँ, मतलब मैं चाहती हूँ कि उन लोगों के बीच में मैं ये पूरा राजस्थान का अपना कल्चर, तब अपने जब आप जब कपड़े भी वो जाओगे ना, तो मैं आपको पहले से ही बोल रही हूँ, आप प्लीज पोशाक हमारी खुद की बुटीक की पहन के जाना, वुडनी बुटीक बिल्कुल, ओनली। ठीक है? डन, हाँ भाई, खुद का प्रमोशन भी तो कर लो यार, ऐसा थोड़ी ना है पॉडकास्ट चला रहे हो खुद का प्रमोशन ही। मैं बिल्कुल, पहले से ही आपको बोल रही हूँ, साई पेटे दे रही हूँ आपको पहले से बिल्कुल, कि हमारे से बिल्कुल। पोशाक बस नहीं बस बना के ऐसा हो दूंगी जाए आपको। जल्दी कि हमें भी वैसे किसी स्टेज पे जाके परफ़ॉर्म करने का मौका मिले, जहाँ पे हम लोग प्राउडली अपनी भाषा का गाना गाएँ, और बिल्कुल हमें कुछ तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ट्रेंड फ़ॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। हम हमारे पोशाक में जाएँ, हम हमारे परिधान में जाएँ, हम हमारे लोगों को साथ लेके जाएँ, साफ़ा, धोती, कुर्ता पहना के, और वहाँ लोग सुन रहे हो। भले ही उनको हमारी भाषा समझ में ना आए, पर मतलब वो मेरा सपना है यार। ये मैंने सोचा था कुछ तो साल ये पहले। सपना आप देखते रहो और रोज विजुअलाइज करते रहो, यस, है ना? यूनिवर्स एक ना एक दिन आपकी बात को जरूर सुनेगा, आपको बिल्कुल, भी पर पता है। उसके लिए मुझे राजस्थान के लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होगा। ये मैं अकेले नहीं कर सकती। करो भाई, पूरे सपोर्ट करो। पूरा टी आप लोग सबका सपोर्ट चाहिए होगा, जो कि मुझे मिल ही तभी रहा तो है। मैं बोल रही हूँ हमारे कैमरा से कि प्लीज सपोर्ट। और लोगों का भी बहुत सपोर्ट लगेगा। बिल्कुल, वो तो है ही जरूरी।
तो ये तो था बहुत ही इंटरेस्टिंग सा, बहुत ही प्यारा पॉडकास्ट था। बातें करते करते पता ही नहीं चला कि पॉडकास्ट हो भी गया, और बहुत मजा आया हम लोगों को भी। आई होप गाइस आप सबको तो बहुत ही मजा आया होगा पूरा पॉडकास्ट देखकर। और एक आप लोगों के दिमाग में जो एक छवि बनी हुई थी ना शर्मीली, ये देखो आप, ये है वो शर्मीली। आप कहते थे घमंडी, ये है वो घमंडी। अब देखो कहाँ से बोल करके देख करके कहाँ से लग रहा है भाई कि ये एकदम नॉर्मल हमारे जैसे, और एकदम एकदम हमारे जैसे। मतलब कोई बॉलीवुड के चाहे कितने भी अच्छे सॉन्ग्स गाए हो, चाहे कितना भी कुछ भी किया हो, लेकिन जहां तक मैं देखती हूँ ना, इनके अंदर एक सॉफ्टनेस है, इनके अंदर एक रॉनेस है। ये अपनी रूट से जुड़ी हुई है, और आई थिंक ये चीजें होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे अच्छी चीज मैंने एक चीज आकांक्षा जी के अंदर देखी। आकांक्षा जी को मतलब सबसे अच्छी चीज मैं बेस्ट टू बेस्ट बताऊंगी। मतलब वैसे तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें आज मैंने इस पॉडकास्ट के माध्यम से पता करी है, लेकिन मुझे सबसे अच्छी चीज लगी, बंदी बहुत अच्छी है। मतलब बुरा नहीं चाहती यार किसी का भी। सबसे अच्छी चीज ये है, नहीं तो आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से तो पता नहीं कितने लोगों के लीतरे उधेड़ सकते थे यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर बंदी ने बोला नहीं भाई, मुझे किसी को डीफेम नहीं करना है। समझ रहे हो आप लोग, ये कितनी बड़ी बात है। ये डीफेम नहीं करने वाली चीज कितनी बड़ी चीज है। अदरवाइज छोटा सा प्लेटफॉर्म है मेरा, लेकिन वायरल करूंगी तो इतना वायरल हो सकता था कि सोच भी नहीं सकते। लेकिन उसके बावजूद भी बंदी ने चू नहीं किया। अरे सबसे अच्छी चीज इनके लिए तालियां होनी भी चाहिए। तो मेन तो सच में आकांक्षा शर्मा जी बहुत अच्छा लगा आपके साथ में। आई होप आपको भी उतना ही मजा आया होगा हमसे बात करके, और आपने भी इस पॉडकास्ट को एकदम होमली पूरा अच्छे से एंजॉय किया होगा। बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल टू यू। आपने मुझे इस पॉडकास्ट का पार्ट बनाया, एंड अगेन आपने बहुत अच्छा सेटअप बनाया। खाना बहुत ज़्यादा अच्छा था। थैंक मैं यू। अगली बार सिर्फ खाना खाने के लिए बिल्कुल आऊँगी। बिल्कुल। बातें तो अरे हम अगली वैसे बार मैं तो करेंगे। कहूँ भगवान इतनी उपलब्धियां करे कि एक ही साल के अंदर अगले साल मुझे फिर इनको बुलाना पड़े कि भाई आओ, खाना खाने भी आओ और हमारे पॉडकास्ट के अंदर भी आओ। लेकिन हाँ, वो तो बात है, ये आपका घर ही है हमेशा, और बिल्कुल। जब भी आप आना चाहे तो आपका वेलकम है। तो मैंने भी एक सॉन्ग किया था आकांक्षा जी, आपके ही चैनल के ऊपर था, शुभ घड़ी, जिसमें हाँ, मैं मतलब जो महिला बनी थी, वो कौन सी वाली महिला होती है, मायरा मायरा। वाली। मायरा का अ, सॉन्ग था वो, बेसिकली आई हाँ, शुभ घड़ी मारे आंगने। यस। बहुत अच्छा सॉन्ग था। और उस सॉन्ग के अंदर वैसे मैं लीड थी, जिस भी सॉन्ग के अंदर आप लीड होते हो, गाना चले ना चले, आपको तो बहुत अच्छा लगता है। तो वो पर चीज मेरे साथ आई में थी। थिंक वो गाना चला भी है। हाँ वो वो गाना नहीं, काफ़ी मतलब टाइम नहीं तक चलता है तो भी खुश होता है आदमी। मेरा तो हाँ, चला तो, और इतने बड़े यस। चैनल पे था, तो मैंने तो सोचा भी नहीं, नहीं, मैंने तो नहीं। बोला हाँ मुझे करना है। दैट्स मतलब वेरी ऐसे स्वीट कर ऑफ भी नहीं यू। सकती थी। बट वो सॉन्ग जो था वो कितना गया होगा लास्ट। मैंने एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने काउंट चेक तो नहीं किया कि वो कितना गया, क्या गया, पर हाँ, इंस्टाग्राम पे वो काफ़ी टाइम तक ट्रेंडिंग में था क्योंकि वो मायरा का गाना था। मायरा के लिए ही बनाया गया था। उस टाइम पे मायरा के बहुत सारे गाने थे भी नहीं। अब तो ख़ैर अब तो दो लोगों को तीन जैसे ही सॉन्ग। पता चल रहा है कि ये गाना चल रहा है, हल्दी का चल रहा है, मायरा का चल रहा है, तो लोग ऐसे पिक कर रहे हैं और गाने रिलीज़ कर रहे हैं। पर वो गाना बहुत अच्छा था, और आपने बहुत अच्छा पार्ट भी प्ले किया था। स्टिल रिमेंबर आपको थोड़ा-सा इमोशनल होना था, हाँ मुझे तो इमोशनल आप होना था, और वो एकदम मेरे लिए सबसे भारी काम फुल है। ऑन मतलब मैं प्रो इतनी एक्टिंग करी थी आपने मैंने उसमें। एक्टिंग करी है, मतलब यार बंदी ने एक्टिंग करी है, रोने की एक्टिंग जो वो कर नहीं या सकती, वो की थी मैंने। और बहुत अच्छा था। तो इतने बड़े सिंगर अगर आज हमारे बीच में आए और इनको हम बिना गाना गवाए यहाँ से भेज दें, तो भैया ये तो पॉसिबल नहीं है। तो मैं चाहूंगी कि एक बॉलीवुड और एक राजस्थानी, दोनों का तड़का, आप प्लीज यहाँ पर अपनी दो दो लाइन्स आप प्लीज यहाँ गा के जाएं। ओके। सो मेरा जो बॉलीवुड वाला गाना है वो तो आई थिंक जोगी लोगों को बहुत पसंद है, तो आई सिंग अ कपल ऑफ लाइंस ऑफ जोगी। ओके। मैं लाख संभल के जानी, तू नदिया और मैं पानी, एक तुझ में ही बहने का रास्ता। 100 बार संभल के जानी, मेरा किस्सा तेरी कहानी, जो जुड़ जाए वो मुकम्मल वास्ता। फिर से मुझे एक दफा है बस तुझे देखना। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना,
तेरे इश्क में जोगी होना, मैनू 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 जोगी होना। हाँ हाँ, Thank you. बहुत ही प्यारा। हाँ, बहुत ही सुंदर। अब राजस्थान। सो दिस इज ये मांड जो मैं गा रही हूँ, ये बचपन में मेरे स्कूल के जो म्यूजिक टीचर हैं यासीन सर, वो मुझे सिखाते थे। मैं बहुत छोटी थी, मुझे इन गानों का, इन शब्दों का मतलब भी नहीं पता था, पर उन्होंने मुझे बहुत प्रैक्टिस कराया है, तो मैं थोड़ा बहुत मतलब जानती हूँ। मैं ज़्यादा जितना कोशिश करती हूँ, मैं जितना निभा पाऊँ। काली काली काजलिए रे रेख सा, काली काली काजली ये रे रेख सा, कोई भूरो रे बादलमा चिमके बिजली, कोई भूरो रे बादलमा चिमके बिजली, जुग जीवो रे मुमड़ हाले ले चालू मरुधर देश। यार ये तो बहुत ही प्यारा। काली काली काजलिए रे रेख सा, कोई भूरो रे बादलमा चिमके बिजली, कोई भूरो रे बादलमा चिमके बिजली, जुग जीवो रे मुमड़ हाले नीले चालो मरुधर देश, ढोला रे मुमड़ हाले नीले चालो मरुधर देश। ये वाला तो इससे भी बहुत। जेन्युइनली मुझे बहुत अच्छा लगा। इट्स ऑल परफेक्ट, खाना भी बहुत अच्छा था, और आपने इतना, इट वाज लाइक यू ग्रीटेड मी विद सो मच ऑफ वार्मथ एंड लव। मुझे बहुत 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 अच्छा लगा आपके बाजोट में आके, और आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड बस लोग इसी तरह प्यार हम सबको देते रहे, और यस, ऑल द वेरी बेस्ट एंड लॉट्स ऑफ लव एंड लव टू यू। तो आई होप गाइस आप सभी को ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा, जो कि है बाजोट, दिल की बात जीवन के साथ। और आप लोगों को ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। अगली बार किसको हम लोगों को बुलाना है, अगर आप लोगों के पास कोई भी सजेशंस है तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर अपने जो भी सजेशंस है उनको डाल दें। और इसी तरीके के और पॉडकास्ट देखने के लिए लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो खमा गणी और राम राम सा।